का मेरा काम जो था उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई, मुझे लगा एक बार दिखा तो देना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, आपकी क्यूरोसिटी थोड़ी बदल जाए। अरीन्स यानी कि मेरे को बेंजीन लेना है। एरीन्स में आज जितना हो गया वही अगले क्लास के टेस्ट में आएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट में। अब अरीन्स में सबसे पहली चीज आपके पास एक टर्म जो काफी टाइम से मैंने, एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंपाउंड में हो सकती है, किसी भी कंपाउंड में। पढ़ा बेंजीन में रहे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेंजीन से रिलेटेड है, नहीं। अरीन्स में सबसे पहली टर्म आपको देनी है मैंने एरोमेटिसिटी। बहुत बढ़िया प्यारा सा टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आया है परसों, निकल सुबह की शिफ्ट में और परसों शाम की शिफ्ट में। वो क्वेश्चन मैंने अभी आज आके डाल दिए हैं एरोमेटिक के। एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशंस हैं मेरे पास, जरा लिखिए 3 कंडीशन। पहली चीज, जिस भी मॉलिक्यूल में तुम एरोमेटिसिटी ढूंढने जा रहे हो वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब अभी तक मेरे लिए है या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हो। sp तो लीनियर ही हो जाता है सारे कार्बन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या, चक्कर पूरा हो रहा हो, जहां से शुरू हो रहा है वहां पे ही खत्म होना जरूरी है। यानी कि शॉर्ट में इसको बोलूंगी साइक्लिक। यानी इतना मुझे पता चल गया ये प्रॉपर्टी साइक्लिक कंपाउंड्स की है, जहां से शुरू वहां पे खत्म, वो सिर्फ साइक्लिक में हो सकता है। ओपन चेन में कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं एरोमेटिसिटी पूछ सकती हूँ या देख सकती हूँ। तीसरी चीज, हक्कल रूल। अगर डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस, हक्कल रूल क्या कहता है, अगर डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इससे मैच करता है 4n+2। जरा सुन लेना, लिखना बाद में, सुन लेना पहले क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही। 4n+2 का मतलब क्या है, n कैन बी एनी इंटीजर, नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, कार्बन, नथिंग। n कैन बी एनी इंटीजर ऑफ योर चॉइस। अब मैंने चॉइस में सबसे पहले क्या लिया, 0, ऑब्वियसली पॉजिटिव। 0 लिया तो ये क्या हो जाएगी पूरी टर्म में 2। अगर कहीं पर n0 लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, n अगर मैंने 1 लिया तो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, n अगर 2 लिया तो, ये नंबर याद रखने हैं आपको, 3 लिया तो, यानी अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे ही मैंने कंप्लीट बोल दिया मैंने साइक्लिक वाले पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया। और आखिरी, अगर सारे प्लेनर है, आपको पता है एक ऐसी जगह बताई थी जहां पे रेजोनेंस हो नहीं पाता, भीड़ भाड़ की वजह से वो प्लेन चेंज कर लेता है, वो पकड़ेंगे वो चीजें फिर से। तो अगर ये तीनों कंडीशंस मैच करती हैं तो आज से हम उस कंपाउंड को बोलेंगे ये तो एरोमेटिक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैं AR छुड़वा के आई हूं, मैंने FME वगैरह सब कराया, मैं AR छुड़वा के आई हूं, ये है वो AR, वो कंपाउंड एरोमेटिक है। रिगार्डलेस ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर एरोमेटिसिटी आ गई वो टर्शरी से भी आगे आएगी, वो बहुत आगे आएगी, नॉट बियॉन्ड FME। ऑफ कोर्स FME को तो मैं गॉड बोल देती हूँ, ये उससे भी आगे आएगा, किससे, टर्शरी से। सो इसको नोट करिए, 15-17 एग्जाम्पल्स हैं, हम एरोमेटिक है या नहीं है वो ढूंढेंगे, नोट करिए। बस मैं उम्मीद करती हूं मेरे को ये याद हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए देखने हैं बस। उसमें आपको ट्रिक क्या कर सकते हैं वो पकड़ना है। पहले मैं बेसिक एग्जांपल्स लूंगी, नोट हो गया सबके पास। मैम ये हकल चलिए, रूल समझ नहीं आया, मतलब है क्या ये? हक्कल अभी मैंने समझाया कुछ भी नहीं है, अविनाश अभी कुछ नहीं समझाया। जब समझाऊंगी तब समझ आएगा, और थोड़ा ऑनलाइन में स्लो समझ आएगा, डोंट वरी। अभी जब तक तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं समझ आया, बस मैंने मौका नहीं दिया। अभी किसी को समझ नहीं आया, अभी सिर्फ ये पता चला है एरोमेटिसिटी ढूंढने का काम करना, और कोई 3 शर्तें ढूंढनी है। जो शर्त तुम लोगों को लग रही है ना समझ आ गई है, वो भी अभी समझ नहीं आई है, क्योंकि अभी उसमें भी हम थोड़े से लूप होल्स डालेंगे। कहीं तुम ये सोच लो हमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन तो आता है, नहीं, अब आएगा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तुम सोचो प्लेनैरिटी तो हम ढूंढ ही लेंगे आज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ढूंढनी आती है हमको, नो, उसमें भी मैं तुम्हारे से अभी गड़बड़ करवाऊंगी, क्योंकि वो चीजें तुम्हारे सामने लाए ही नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे सामने लाया ही नहीं गया, आज तुम्हारे सामने वो चीज लाया जाएगा। एरोमेटिसिटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज सब छोड़ छाड़ के अपने आप घुस जाएंगे। जिनको आज तक तुम sp3 हाइब्रिडाइज मानते आए हो ना, आज वो भी दल बदल लेंगे, हमें एरोमेटिसिटी चाहिए, कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए समझने के लिए ही 15-17 एग्जाम्पल मेरे को रखने हैं। अभी तो जस्ट एक बेसिक नोट्स पूरे हो जाएं मेरे, कि तुमको दिखा सकूं क्या लिखवाया है मैंने। अगर मान लीजिए वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो अभी हम गिनेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस,
इसमें मैं सोचूं रेजोनेंस है, थोड़ा छोटा सा बना हुआ है, होप सब लोगों को दिख रहा हो। रेजोनेंस है, बिल्कुल है, चलता रहेगा, अनएंडिंग चलता रहेगा, साइक्लिक तो है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन इतना तो मेरे को आता है कि मैंने यहां से शुरू किया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, वापस आ गया ना इधर। तो जहां से शुरू किया वहीं अगर पहुंच गए तो साइक्लिक यानी कि कंप्लीट तो है भाई। तो कंप्लीट है, सारे sp2 भी दिख रहे हैं, मैं इसको एरोमेटिक कह सकती हूँ। धीरे धीरे समझना शुरू करोगे अब आप एग्जांपल्स के साथ। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं कोई बता सकता है मेरे को इसमें? 4। अच्छा, सारे के सारे कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कंफर्म्ड। पहली शर्त पूरी हो गई प्लेनर। दूसरी शर्त पूरी होगी जहां से शुरू हुए वहीं पर, क्योंकि जहां पर भी आपको ये घुमाना भी ना आता हो बाई चांस, वैसे तो उसका हो कुछ नहीं सकता जिसको अब तक घुमाना ना आया हो, बट अगर ना आता हो तो आपको ये देखना है अगर कोई चीज ऑल्टरनेट है तो वो घूम ही रही है, डबल सिंगल घूम ही रही है। तीसरी शर्त क्या थी मेरी? हक्कल रूल, क्योंकि पहली बार ऐसे अटपटा सा रूल सुन रहे हैं। हक्कल रूल के हिसाब से आपको क्या पता है? 4n, अब ये लिखना मत, ये पीछे लिख के आए हैं 4n+2। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई की जगह डीलोकलाइज्ड वर्ड धीरे धीरे लाऊंगी, तो एरोमेटिक बोल सकते हो उसको। तब वो एक्सट्रीमली स्टेबल स्पीशीज है, बड़ा काम करना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। एन को मैं अगर 0 पुट करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 पुट करूं तो 6। इसमें कितने हैं? ये एरोमेटिक नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हक्कल रूल ओबे नहीं हुआ, ये एरोमेटिक नहीं है। तो आप देखो तो पहले ही पता है एरोमेटिक का उल्टा लिखा हुआ है मैंने। अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन फॉल्स अंडर दिस फॉर्मूला, तो कोई जल्दबाजी मत करना, मेरे को क्लास में अच्छे से टाइम लेना है इस पे। अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट 4n से मैच करता है, 4 के टेबल में आता है। 4n का मतलब क्या है? 4 के टेबल में आना। 0, 4, 8, यही है 4 का टेबल। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उसको आप एंटी एरोमेटिक कहोगे, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक का जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा मतलब हाईली अनस्टेबल। आप खुद ही सोच लो, साइक्लोब्यूटेन पॉसिबल है नहीं, मैं साइक्लोब्यूटीन कैसे बना सकती हूँ? ऐसे ही आप देखोगे इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड वाले के लिए तो हम बता ही चुके हैं, टब बनना पड़ा बेचारे को, वो टब शेप भी लाऊंगी। तो एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है? अगर 4 के टेबल में आने वाले नंबर से मैच कर गए पाई इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशीज बाकी सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद भी एरोमेटिक नहीं हो सकती, वो एंटी एरोमेटिक है। क्लियर? चलिए, जो इन दोनों ही कैटेगरी में ना गिरे, 3 इलेक्ट्रॉन हो किसी में घूमने वाले, 5 हो, 6 हो, नहीं 6 तो सॉरी उसमें उसमें आ गया, तो कुछ तो ऐसे नंबर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के जो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते, या कोई और क्वालिटी ऐसी हो जो तीनों में से एक रूल ओबे ना हो रहा हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, जो इन दोनों केसेस में नहीं आते। स्टेबिलिटी का ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी। एंटी तो खतरनाक अनस्टेबल है। और कल की शिफ्ट्स में एरोमेटिक पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है, वो मैंने इसीलिए अभी नहीं लिया कि मैंने अपनी स्लाइड्स में डाला हुआ है ऑलरेडी, वो हर एक स्लाइड में होगा, हर जगह होगा, हर बुक में होगा। इतना सिंपल और डायरेक्ट आया क्योंकि एनसीईआरटी से उठ के आया। सो इस तरह से आपको 3 कैटेगरी आज पकड़नी है। इतना कुछ कुछ सुनने में कुछ कुछ पता लग रहा होगा, करना क्या है, करना कैसे, वो अब शुरू होते हैं। नाउ आई विल बी पिकिंग केसेस एंड आई विल बी डिसाइडिंग विद योर हेल्प, क्या इसमें तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहले आप बोलोगे हाँ हो रही हैं, फिर मैं बोलूंगी देखो ये वाली नहीं हो रही। कोशिश ये है बाय डूइंग मिस्टेक, कोई मिस्टेक मैं करूं कोई आप करें, बट सीखेंगे ऐसे। अब मैंने आपको 4 केस दे दिए, राइट? ये शाम की शिफ्ट में दोनों आए हैं कल, ये दोनों आए, बट ये बहुत बेसिक एनसीईआरटी में भी दिए हुए, इसलिए कोई इसमें वो बात नहीं, अरे हम तो वही वाला कर रहे हैं जो जेई में आया, सारा वही कर रहे हो जो आता है। तो ये भी मत खुश हो लेना, याद रखना, रिटेन करना उस दिन तक, दैट इज बिग डील। क्या ये एरोमेटिक है? फर्स्ट तीनों रूल लगाओ, स्लो स्लो। पहला रूल, सारे sp2 होने चाहिए, मतलब प्लेनर तो हैं जी। दूसरा, जहां से शुरू हुए वहां खत्म हुए। ऑल्टरनेट है तो अब मेरे को बार बार एरो बना के घुमा के नहीं देखना, अपने पे इतना ट्रस्ट रखना, इतना जुगाड़ तो मैं कर सकती हूँ। यस जी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, जहां से शुरू हुए वहां खत्म है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अब लास्ट क्या बचता है? हक्कल रूल 6। तो मैं तो चाह रही हूं आप हक्कल रूल, हक्कल फॉर्मूला के बिना आपको पता होना चाहिए, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 एंड 14 पता होना चाहिए।
हक्कल रूल याद है नहीं है याद पता नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए उसका आउटकम क्या होता है। तो लिख सकते हैं इसके नीचे, यस इट इज एरोमेटिक। ये तो अभी बता के हटी हूं इसलिए कोई अच्छा नहीं लगेगा पूछना। ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों होगा? हाँ जी, सारे sp2 हैं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, बट जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 4 हैं। 4 हैं तो वो एंटी एरोमेटिक फॉर्मूला को अप्रिशिएट कर गए, सपोर्ट कर गए। तो इस वजह से ये क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। यहां से शुरू होता है काम तुम लोगों का, जो थोड़ा ध्यान दे रहे, अभी तो डेफिनेशन चल रही थी, यहां से शुरू होता है। गलती ना गलती करो कोशिश, एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक करना कोशिश। दक्ष, हर रूल ओबे हो रहा है? हकल रूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता केमिस्ट्री में। आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स। केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब खाली जगह। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब हकल रूल क्या, वैसे भी खाली जगह। देखो प्लेनर है, बिल्कुल पहली शर्त 1 बाय 1 जाना, क्योंकि मुझे पता है अब क्या होगा। अरे बाकी तो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हक्कल रूल देख लेते हैं। यू जस्ट वेट, नाउ आई एम ब्रिंगिंग अप, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ब्रिंग अप दोज केसेस जिसमें हक्कल रूल तो ओबे हो रहा है, बाकी दो नहीं हो रहे। सो कहीं हक्कल रूल को जरूरत से ज्यादा वैल्यू मत दे देना। हक्कल रूल की वैल्यू सिर्फ एक ही है, 2, 6, 10, 14, बस। इससे ऊपर नहीं है, वो सबसे आसान। तो अब इसमें अगर मैं देखूं, क्या ये सारे sp2 हैं? यस, कार्बोकैटायन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब sp2 है तो जी एक ही थाली में सारे आगे प्लेनर है, एक ही थाली में सारे बैठे हैं, तो फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन तो वो कर ही लेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? चेक ऑल्टरनेट। नाउ केयरफुली चेक ऑल्टरनेट। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यस, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब सिर्फ पाई सिग्मा नहीं होता। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई। सिंस इट इज इन साइक्लिक, तो ये एक डायरेक्शन में हो सकता है। अगर ये खुले वाला होता ना, ओपन चेन, क्रॉस रेजोनेंस हो जाता। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इसमें, या एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में, वो क्रॉस होता। लेकिन ये रिंग में बंद हो गया, इसीलिए एक डायरेक्शन में रेजोनेंस होगी। ड्रॉ करिए, बताइए एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? क्या होगा? एंटी। चाहे पूरा डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, लेकिन घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते ही मैंने कुछ नहीं सोचना, एटलीस्ट एरोमेटिक तो नहीं है। फिर सोचेंगे क्या है, पहली सीढ़ी एरोमेटिक है कि नहीं, फिर सोचेंगे ये तो एंटी एरोमेटिक है। ये वाला अपने आप करना, मैं एक बार देख लूं क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एरोमेटिसिटी पे कल शाम आया है। या कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? 6। क्यों? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अकेले का तो मतलब रेडिकल होता है, नेगेटिव चार्ज का। हाँ जी, यस, ये बोलो ना मैम एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज नॉन प्लेनरिटी लिखना नहीं है। अभी ये गलत है, क्योंकि लिखने मत लग जाना इस पे। आपको याद होगा कार्बो एनायन में मैंने एक बात बोली थी और लिखवाई थी, जनरली इट इज sp3 हाइब्रिडाइज नॉन प्लेनर, बट आखिरी में कुछ ऐसा आने वाला है जो ये दल बदलेगा। ये sp3 है, आई नो ये नॉन प्लेनर है, बट इसको दिखा, अगर मैं प्लेनर होके इसी थाली में बैठ जाऊं, मेरा पेट बढ़िया बढ़ जाना है, मेरा काम चल जाना है। तो यहां पर इसने क्या किया? प्लेनैरिटी को सेक्रीफाइस, मतलब नॉन प्लेनैरिटी को सेक्रीफाइस करके पार्टिसिपेट करने के लिए कूद गया। इट इज प्लेनर। कार्बो एनायन प्लेनर नहीं होते एक्सेप्ट जब एरोमेटिसिटी सामने खड़ी हो। तो यही मैंने आपको कहा था, आपसे अब गलतियां कुछ और होंगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं। तो अंशिका, ऑल गुड? आपके चेहरे से लग रहा है क्या ये बकवास बार बार ले आए हो? कभी बताते हो कि ये नॉन प्लेनर होगा और अब आज कह रहे हो ये प्लेनर होगा। मैं क्या करूं? पहले दिन सारा बता दूंगी तो सब्जेक्ट से ही लगाव नहीं होगा, ठीक है। सो एक्सप्रेशन पूरा ये यार, ये क्या है, ये कब खत्म होगा? बस 10 महीने और, सिर्फ। अरे 10 महीने, बस 1.5 साल नहीं। 10 महीने बाद तो तुम लोगों का क्लाइमेक्स आ गया। यू विल बी इनटू द क्लाइमेक्स कि मैम क्या करें, ठीक है। तो यही है, 10 महीने, एग्जैक्ट 10 महीने बाद है, गिन लेना। एक आधा महीने तो तुम खराब भी करते ही हो, ठीक है। चलिए, सो इसके नीचे प्लीज अब लिखिए कि इट इज प्लेनर। बोल्ड करके लिखना है प्लेनर, ताकि ऐसा ना लगे कि मेरे को आता नहीं।
प्लेनर प्रॉपर लिखिए, और ये भी लिखिए क्यों प्लेनर हो गया। एक बार लिख लिया फिर आप मेरे को पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे कि हम नहीं फंसने वाले अब। इंडिकेट करिए ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। स्पेशली जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा, या मैं कुछ ऐसा क्लास में कुछ भी ऐसा बोल देती हूँ कर देती हूँ तो उससे थोड़ा लंबा याद रहता है, बस इसीलिए हमें ये सब करना पड़ता है, सो दैट यू शुड रिमेंबर इट कि प्लेनैरिटी है। तो और कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है, घूमना है, वो भी देख लीजिए। चेक, वो है पूरा 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए सीन में, प्लेनैरिटी आ गई, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आ गया, गुड टू गो फॉर एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक। ये आपके स्कूल पेपर्स में बहुत सिंपल है, मिलता है। और क्योंकि एनसीईआरटी में डेफिनेशन में यही डाल रखा है, एग्जाम्पल जो 5-6 बना रखे हैं उनमें है एक। तो अब आ जाते हैं अगले कुछ पे, लेट्स चेक कहां पहुंचते हैं बच्चे हमारे। 5, 6, 7 तुम्हारे सामने सब लिखा है। ये इस नाम से पूछा जाता है। इस साल बाई चांस स्ट्रक्चर दे दिया, बट वैसे स्ट्रक्चर नहीं देते, वैसे ट्रोपाइलियम कैटायन देते हैं इवन स्कूल पेपर्स में। दिस ईयर उन्होंने रहम कर लिया, स्ट्रक्चर दे दिया है। नमन ऑल गुड? ऑटो खराब हो गया था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऑटो खराब करके आए तुम लोग? कूदे फांदे होगा, टायर वायर टूट गया होगा, कुछ ना कुछ तो तुम ही ने ऐसा किया होगा। चलो एक टॉपिक लगभग मिस सा हो गया है, अगले से कर लेना। हाँ जी, फिफ्थ वन, साइक्लो ट्रोपाइलियम एनायन। अच्छा मैंने ऊपर लिख रखा था एनायन, थोड़ी कैटायन, सॉरी मैंने दोबारा ट्रोपाइलियम लिख दिया। सो साइक्लो ईएम, ईएम का मतलब होता है समथिंग टू डू विद पॉजिटिव चार्ज। ईएम सफिक्स पॉजिटिव के लिए होता है, आइड सफिक्स नेगेटिव के लिए होता है। तो साइक्लोट्रोपाइलियम कैटायन या साइक्लोट्रोपाइलियम या ट्रोपाइलियम कैटायन कुछ भी बोल सकते हैं। साइक्लो इज फॉर्मेलिटी, ट्रोपाइलियम बोलते ही इसको है, ये इसका फेमस नाम है। एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, पहली चीज मेरे को चेक करनी है प्लेनैरिटी। सबसे पहले हमेशा प्लेनैरिटी चेक करो, और कुछ भी नहीं। तो प्लेनैरिटी तो आई गई, सारे के सारे क्या हैं, sp2। फिर चेक करना चाहिए मेरे को कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। थोड़ा केयरफुल होना यहां से, ऑल्टरनेट ढूंढने में एक एक थोड़ा सा ग्लिच दिखेगा आपको। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज सिंगल, दो सिंगल एक साथ मत देखना यहां कि आप कल को कंफ्यूज हो, मैम दो सिंगल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन नहीं है। नो, दो सिंगल बॉन्ड के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं प्रोपाइलियम कैटायन। और ऑफ कोर्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया, प्लेनैरिटी होगी। लास्ट चीज होनी चाहिए हक्कल रूल। गलती से भी सबसे पहले हक्कल रूल लाए आप उल्टा जाओगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रेवल है, परफेक्ट। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस इट इज गुड टू गो फॉर एरोमेटिक। छठा अब तक कर लिया होगा, मैंने तो थोड़ा सा स्लो डाउन किया। भव्या, संपदा, एंटी, परफेक्ट आंसर, गुड। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, चेक। अब तो नहीं आएगा ना कि ये प्लेनर नहीं है कार्बो एनायन का। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर लाओगे ना, कार्बो एनायन को प्लेनर ले लेना, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक, वो अपने आप प्लेनर में घुस जाएगा। वरना साइकिल कैसे बनेगी, ये भी सोचने वाली बात है, वरना साइकिल बनेगी कैसे। सो यही यही आज ही के दिन के लिए हमें जीओसी में लिखवाना पड़ता है, कार्बन आयन जनरली नॉन प्लेनर बट सम टाइम इट कैन बी प्लेनर। वो सम टाइम आ गया, ऐसे ही कई चीजों में आपको लिखवा के आए ना क्लास 12th में, या कभी ऐसा होगा, वो जब होगा तब आप सही रिलेट कर पाओगे। 7 तुम अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैम तुमने अभी थोड़ी देर एंटी। पहले कहा था कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो करो अटेम्प्ट, वो ना बोले। तो अभी आपको पता चलेगा, अगर आप एनसीईआरटी खोल लें, मैक्सिमम एनसीईआरटी से इन तीनों से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है। बताओ सबसे आगे कौन सा? वेरी ऑब्वियस एरोमेटिक वाला। और अभी ये करा के आई हूं कुछ कुछ ऐसा सा। तो इसमें बी, अगर बीच वाले को मैं बी कहती, A B C, उसके बाद ये क्यों है सबसे ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक, आपने पिक कर लिया। और यार सी और ए दो विचार आ गए, अगलों को भी पता है यही होना है। ये क्या है, एंटी। एंटी खतरनाक अनस्टेबल बोला है मैंने, एंटी खिलाफ जाता है,
उल्टा जाता है। एरोमेटिक जब सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। देखना मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड पे क्या लिखवाया है, मैं तो नहीं उल्टा बोल रही। क्या सबसे कम स्टेबल? मैं अभी एक ही बात पे हूं भाई, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? बस मेरे को तो हमेशा से मैंने देखा है, फायदा कब होता है ट्रेंड में, जब या तो आपको सबसे आगे वाला आता हो या आपको सबसे पीछे वाला आता हो। तो इसके बाद बता दूं क्या करूं, बी के बाद? अब तो कोई ए वाला नहीं है, सी भी एंटी एरोमेटिक है और ए भी एंटी एरोमेटिक, क्या करूं? अब और दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन। ये टब वाला सीन है, लेकिन अगलों ने ना टब बोला नहीं है। ये अब अगली ये जो है ना, जो मैंने अभी अविनाश को बोला है कि ये बताएगा, ये मैं तब बताऊंगी। लेकिन इतना मुझे पता चल गया, अभी इसके बाद तो तुम जवाब दे दोगे जब मैं ये पढ़ा दूंगी। जैसे ये आया तो मुझे स्ट्राइक किया, मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि देखा था तो पता था कि टब वाला पूछा हुआ है। पहली चीज, बी तो बता लेंगे, अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक, बी तो बता लेंगे ना, उसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ए और सी बताओ, दोनों एंटी एरोमेटिक है? करेक्ट। तो ये भी एंटी है, ये भी एंटी है। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल। वैसे मुझे पता है बहुत लोग सेंस कर भी गए होंगे कि पता है इसमें ये कम स्टेबल होगा, बट स्टिल अब मैं अपने सेवेंथ वाले पे आती हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था। ये अब तो आपने बता ही दिया ये क्या होगा। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार आया है जेई में। सुहानी, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे फिर बहुत तंगी है, कोई गर्मी सर्दी पेट दर्द सिर दर्द कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय योर एक्सप्रेशन, इफ देर इज सम प्रॉब्लम टेल ज्योति मैम, शी विल कवर इट। कोई आसपास डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर हेयर टू सॉल्व इट, राइट? एंटी एरोमेटिक। अब इसमें मेरे को कुछ थोड़ा सा अंदाजा आपसे चाहिए। अगर तो मैंने ऐसे बना के दिया, देन इट हैज टू बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि मैंने आपको प्लेनर ड्रॉ करके दिया, एक प्लेन में पूरा रिंग ड्रॉ करके दिया। और जब मैं ऐसे ड्रॉ करके दे रही हूं तो आपसे उम्मीद कर रही हूं आपको पता हो ये टब शेप्ड है। टब शेप्ड का मतलब क्या है? फ्लैट बेस और ये दोनों ऐसे निकले हुए टब की तरह। तो नाउ दे आर नॉट planar, these pi bonds are not in one plane, they cannot resonate। ये रेजोनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तो प्लेन से बाहर निकल गए और ये दोनों ऑल्टरनेट है नहीं आपस में। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक तो नहीं कह सकते अब तुम इसको, नॉन एरोमेटिक। बनाओ, लिखो टब शेप्ड नॉन प्लेनर, और इसको लिखो प्लेनर। अब गट फीलिंग क्या कहती है? मतलब जैसे ही आपने इसको सुन के, अब आपके पास मजबूरी है, मैं बार बार यही चेक कर रही हूं, नाम दिया है कि डायग्राम दिया है। चाहे नाम दिया हो चाहे डायग्राम दिया हो, आपको इतना तो पता चल गया कि ये टब शेप वाली चीज क्या है, ये तो देख के ही पहचान लोगे। अच्छा, दोनों एंटी एरोमेटिक बताए। अब मुझे बताइए कौन सा मेरे को लीस्ट स्टेबल देना चाहिए ए और सी में? वजह, अब जब ऐसी सिचुएशन आई, आपने एंगल स्ट्रेन लगाया, ठीक है, आपको वैसे क्या लगाना चाहिए वेन एवर वी आर बींग गिवन सच सिचुएशन? आप देखिए, हर केस में आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, एक सिचुएशन आ रही है, आप या तो चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करोगे कि मेरे को सबसे पहले पता है सबसे आगे क्या आएगा, लेकिन यहाँ तीन ही है, यहाँ तीन ही है, मैं सबसे पीछे क्या आएगा उससे काम चलेगा नहीं, मेरे को बीच वाला भी चाहिए ही चाहिए, आई कैन नॉट। तो किसी में कुछ किसी में कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। बट व्हाट इज इट्स एक्चुअल आंसर? इट्स एक्चुअल आंसर इज, जब मेरे को इस तरह के दो एंटी में कंपेयर करना है, मैं ये बात भूल नहीं सकती, ये प्लेनर होता ही नहीं है, ये सिर्फ कॉपी में ड्रॉ करने के लिए प्लेनर बनाया जा रहा है। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस। इफ समबडी सेज एज्यूम दिस स्ट्रक्चर एंड आंसर, तब तो बात अलग है कि तब, अदरवाइज मुझे ये बताया गया है बच्चों, जब भी साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन दिया जाएगा, प्लीज उसको प्लेनर नहीं एज्यूम करोगे, वो टब शेप्ड है। आपको टब शेप बना के दे के थोड़े ना मैंने पूछना है, फिर तो हर कोई दे लेगा। तो जब भी जितनी भी बात हुई, मैं कंप्लीट बात कभी भी नहीं कर पाई, हल्का हल्का आइडिया देने लग गई थी कि जैसे साइक्लोहेक्सेन कब आप बोट चेयर बनाते हो मुझे बताओ, कभी भी नहीं। लेकिन जब अगले साल आप उसके रिएक्शंस करोगे ना, साइक्लोहेक्सेन के मेजर प्रोडक्ट में आपको चार ऑप्शन में चेयर दिखेंगी।
कि हम बनाने के लिए बना रहे हैं ताकि आपके और हमारे लिए आसान हो। ये कभी भी नहीं बनता, ये पॉसिबल ही नहीं है बनना। इसीलिए ये हमेशा टब शेप्ड है। टब शेप्ड है तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब आपको इसको बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा, सी, और एनटी को आपको रखना पड़ेगा एंड में। दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन कल का है। 4 ऑपोजिट डायरेक्शन के बना रखे हैं मेरे पास ऑप्शन, वही देख रही थी। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन वाले केसेस हैं जिसमें इसको कोई रिलेट कर सकता है। अब इसके बाद करा के मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन लूंगी आपके साथ कि जेई एडवांस में एरोमेटिसिटी कैसे आता है पिछले 2-3 सालों में। तो अब आपके पास आई होप ये आ गया 8th और 9th, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है। ये समझ लो आपकी बारी जेई में क्या आना है। एक टब शेप वाला नहीं, वैसे ही बना के देंगे, एक ये बना के देंगे, एक ये, तीनों की शेप सेम सेम सी है, कुछ कुछ सिमिलर सा है। ये 3 बना के देके पूछेंगे बताओ जी कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। क्वेश्चन थोड़ी, वो सिलेबस थोड़ी बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं। अब अगला लॉट आएगा वो फेस करेगा। लाओ जी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। पहले वाला क्या है, एंटी, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अच्छा, कहानी खत्म। नीचे वाला तो चलो सारा ही आ गया है मेरे पास तो, कहीं से नॉन भी आ गया है, कहीं से एंटी भी आ गया है। सोच लो, नॉन। ये केस मैंने आज डाला है, मेरे लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर या स्लाइड्स में नहीं है। ये मैंने आज डाला है क्योंकि आई फाइंड इट कि ये लेना चाहिए। ये एक, मतलब ये मेरी डीपीपीज में भी नहीं मिलेगा। और पहले तो ऊपर वाला बता दो, सॉरी, ऊपर वाला सबके पास आ गया। एंटी बड़ा क्लियरली दिख रहा है वो तो, क्योंकि 8 8 आते ही फिर तो मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है ना, शेप शूप का भी नहीं है खास। ठीक है, इसको मैंने किया एंटी, वो हेप्टेन था, मतलब हेप्ट था वो, ऑक्ट नहीं था, हेप्ट था। बनाते वक्त ध्यान रखना दोनों कहीं सेम ना बना दो। ये क्या कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है, एरोमेटिसिटी का लालच है, भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैं प्लेनर हो जाऊंगी। बार बार प्लेनैरिटी पे लेके आ रही हूं बात। आपसे गलती गिनती में 6 इलेक्ट्रॉन गिनने में थोड़ी अब तुम लोग करोगे गलती, या 8 में। तुम लोग सिर्फ एक ही चीज में गलती करोगे, प्लेनैरिटी। एक टब शेप आया, अब उसका मैम आपने बताया था टब शेप, अब इसे भी टब शेप बनाओ। वो जाने लगा टब शेप के लिए, बट उसको इन तीनों ने कहा आ जाए तो चलेगा यार, ठीक है यार, सबको एरोमेटिसिटी मिल जाएगी, आ जाता हूं। मैं तो वैसे ही अनस्टेबल हूं, दोनों कार्बोकैटायन है। ये प्लेनर में घुस गया। क्यों घुस गया, इसको एरोमेटिसिटी दिख रही थी 6 इलेक्ट्रॉन होते ही। फिर चेक किया क्या हम कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, मैं आ जाऊं प्लेनर, चलो आई एम ओके, मैं आता हूं। लेकिन कार्बोकैटायन कह रहा है हम दोनों आते हैं। लेकिन क्या हमारे पास कॉन्जुगेशन है, चेक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल, लेट्स डू इट, बन जाओ प्लेनर। अब तुम लिखो, लिखो एरोमेटिक। जो अपनी भाषा में लिखना है लिखो, मैं सबसे मुश्किल सवाल लेके आ रही हूं जेई के हिसाब से, ये नीट के हिसाब से। अब मैं शिफ्ट होंगी जरा एडवांस पे थोड़ा, और एक दो केसेस और लेके, कि एडवांस में इसी पे अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आता है। 4 में से एक ऑप्शन तो कोई ऐसी आ जाएगी, बाकी 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ उड़ा देंगे। अब हम उसकी साइड जाएंगे। अगर अब आपके पास ये आ गया तो ये एनसीईआरटी से उठा लिए मैंने, सभी लोग ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी से हैं, करिए कोशिश। क्यों ये एरोमेटिक है, मुझे अब क्यों चाहिए। और ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक एक्सप्लेन। सीधे हक्कल रूल नहीं पूछना था, सीधे एरोमेटिसिटी नहीं पूछनी थी, क्या होती है उसकी शर्तें क्या है, क्राइटेरिया क्या है, नहीं, सीधे पूछ लिया व्हाई डाइफिनाइल इज एरोमेटिक एक्सप्लेन, क्यों है ये एरोमेटिक। ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन है। बिकॉज ईच रिंग is following all 3 conditions, that is planar, that is complete delocalization, and third one is Huckel rule. अब आपको मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रही हूं,
एरोमेटिसिटी की वजह हक्कल रूल भी कभी बन सकता है। हक्कल रूल को मैंने अभी कहा है तो बहुत इजी है, तो बाद में देखना भाई। एरोमेटिसिटी का रीजन कोई मेरे से पूछे तो मैं इसमें रीजन क्या बोलूंगी? बिकॉज ऑफ हक्कल्स रूल ओबेड बाय बोथ ऑफ द रिंग्स इंडिविजुअली। इसीलिए डाइफिनाइल जो है एरोमेटिक की कैटेगरी में रखा गया। ऑब्वियस है, पहली दो शर्तें पूरी होने के बाद ही मैं हक्कल रूल की बात कर रही हूं। ये मेरे को ये कराने के लिए ये कराना पड़ा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स में आपको ये मिलेगा। इसको नेफ्थलीन कहते हैं कि एंथ्रासीन, एक बार बताया था मैंने। और कोई एनसीईआरटी खोल रहा हो ना तो कई बार मिलने वाला है आपको, कॉमन नेमिंग में मिलने वाला है और इस चैप्टर में तो मिलने ही वाला है। एनीवेज, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट इन एनीथिंग। ये इतना नया टॉपिक है, मैं भी आपको नेमिंग में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूंगी। कोई मेरे को कहे इसमें तो सबसे पहले मेरा दिमाग क्या चलता है, ये मेरा अपना दिमाग चलने वाली बात है, आपके लिए नहीं कह रही मैं। कॉन्जुगेशन चेक करो बच्चों। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो पूरी कॉन्जुगेशन है। मैंने तो पाई इलेक्ट्रॉन भी 10 गिन डाले। अब अगर आपके पास एक अच्छे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन बनता है तो इट इज एरोमेटिक। यस, मैं याद करके आई हूं, एनसीईआरटी स्कूल पेपर में इतना चिपका मिलेगा कि मेरे को याद है ये एरोमेटिक है। क्वेश्चन देने वाले को भी पता है एरोमेटिक, हर बच्चा कर लेगा। एरोमेटिक बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। पॉइंट इज दिस, 6 एक ही साइकिल के गिनने, हम साइड चेन तक को तो इन्वॉल्व करते नहीं है साइक्लिक में, दूसरी साइकिल के कॉन्जुगेशन को मैं कैसे इन्वॉल्व कर रही हूं? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की इतनी भारी कीमत है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी दूसरे रिंग या साइड चेन में। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, एग्रीड, नहीं गिनने मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे को क्या गिनना है? ये एरोमेटिक इसीलिए बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, नॉट बिकॉज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। एज हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल टू वन रिंग ओनली। यानी यहां मेरे को एक बात समझ आई दोनों केसेस में। क्या कोई कहे सेम से ही तो है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सेम से नहीं है। इसमें 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन है। एक तरफ लगता है दोनों अलग अलग रिंग को कर लिया, और एक तरफ लगता है दो अलग रिंग को आपने अलग नहीं गिना या क्या किया। ये एरोमेटिक है बिकॉज बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है बिकॉज इनमें से एक रिंग एरोमेटिक है। यहां मैंने आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक खोल दिया। दो रिंग में अगर एक भी एरोमेटिक है, दूसरा चाहे कुछ भी है, आप उस कंपाउंड को किस में रखोगे? एरोमेटिक में। नोट इट अगेन, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, इट कैन बी ड्यू टू बोथ रिंग्स एज वेल एज इट कैन बी ड्यू टू वन रिंग। दोनों वजहों से एरोमेटिक है। क्योंकि किसी का कहने का मतलब ये भी हो सकता है अगर ये एरोमेटिक है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने गिन लिए जी 12 है, 12 तो आपके फॉर्मूले में आता नहीं, और यहां 14 है या 10 है, 10 आता है। नो, अलग अलग रिंग ही होंगे, दो रिंग को इकट्ठा नहीं करोगे आप। जब तक वो एक रिंग ना हो, यहां बीच में बॉन्ड ना होता तब बात अलग थी। बीच में बॉन्ड है तो दे आर टू सेपरेट रिंग। क्लियर हो गया सबको? आगे चल सकते हैं, बोलो। यस, बीच में क्योंकि टू रिंग्स आर नॉट फ्यूज्ड, यहां टू रिंग्स आर फ्यूज्ड, ये फर्क है। उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, एक रिंग के अंदर ही अंदर होनी चाहिए एरोमेटिसिटी। आप एक रिंग के सहारे दूसरा रिंग कैसे मिला रहे हो? तो इसमें एरोमेटिसिटी किस रिंग में है? पहले वाले में। दूसरे में तो अगर काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इंडिपेंडेंटली? दूसरा रिंग 4, 4 तो आता ही नहीं एरोमेटिसिटी में। ठीक है, गुड क्वेश्चन। हाँ, वो अभी मैं आई नहीं, पहले तो मेरे को गुप्ता जी याद आ गए तो मैं कहा पहले मैं ये ले लूं। ठीक है, अब आ जाओ जी इस पे। ये क्या है? ये पाई बॉन्ड शेयर हो रहा है ना, एक ही रिंग का है, ये शेयर नहीं हो रहा। मैंने तो कहा मेरा दिमाग अगर करा मैं तो कॉन्जुगेशन में गिन डालूंगी, गलत है ना वो। मतलब मैंने तो कॉन्जुगेशन यही बताया कि अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं पहली बार पढ़ रही हूं, तो मेरा एक काउंटर अपने आप के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्जुगेशन तो अच्छा खासा है, पता नहीं क्यों नहीं लिया मैम ने 10 इलेक्ट्रॉन्स का। पॉइंट इज वृंदा, ये एरोमेटिक है इन एवरी सेंस। कोई बच्चा इसके सारे इलेक्ट्रॉन गिनेगा तो भी एरोमेटिक बोलेगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी के फॉर्मूले में आ गया।
कोई बच्चा सही पढ़ के सही लॉजिक लगा के सिर्फ इस रिंग का चेक करेगा, वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। पॉइंट ये है कि मेरे पास जो 4 ऑप्शन है वो ये है ही नहीं कि एरोमेटिक है कि नहीं। दिस इज एरोमेटिक ड्यू टू हक्कल रूल ओबेड एंड 10 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। दिस इज एरोमेटिक ड्यू टू हक्कल रूल ओबेड ओनली इन 1 रिंग एंड ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। क्वेश्चन में ये टारगेट कर रही हूँ। ये तो तुक्के से दोनों का सही जाएगा। इसकी एरोमेटिसिटी एक रिंग की वजह से है, दूसरे की वजह से बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का हो। इस सिचुएशन को नाम दिया गया क्योंकि इसको हर जगह एक्स्ट्रा स्टेबल देखा गया। देन वी नीड टू क्रिएट अ स्पेशल सिचुएशन कि एरोमेटिसिटी जैसी एक चीज मेरे को नाम देनी पड़ेगी। यहां 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 हर जगह मेरे को कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। वो है आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन जो इसके बाद आ रहे हैं कि ये किसने ऐसी आवारा शुरू कर दिया, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। मैंने जबरदस्ती एक क्लास और खोल दी। वो अब आपको पता लगेगा कि इसका सपना क्यों आया, किसी को क्या जरूरत पड़ गई थी एक ऐसी चीज लाने की। आ रहे हैं उस पे, कोशिश करूंगी वो भी जवाब आए। व्हाट इज दिस? नॉन एंटी व्हाट? नॉन। पहले तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स का? अरे 5 तो जो ला रहा है ना, 5 5 थोड़ा स्पेशली केस लिया। अरे मेरे को ना कुछ और ही ढूंढना पड़ जाएगा इसके लिए नामकरण। 5 तो किसी एंगल से नहीं है जी। कॉन्जुगेशन तो है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 पाई दिख रहे हैं, मैं क्यों सोचूं 5? पता नहीं क्यों आया 6। अगर मैं सोचूं तो कुछ तो बताओ मेरे को, मतलब मैं नहीं बोलना चाह रही। कॉन्जुगेशन भी है, क्या बात कर रहे हो? डबल, सॉरी। आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, कॉन्जुगेशन नहीं है। 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए, तो किस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है? यस, मेरे को वजह चाहिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तुम ढूंढ लोगे अब। मैंने इसमें भी इतनी देर क्यों लगाई? आई नीड टू नो द रीजन। फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू व्हाट? कोई कहेगा कॉन्जुगेशन नहीं है। बात सही है, कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन फिर मेरे को मल्टीपल करेक्ट सोचना पड़ेगा। मेरे को एक और रीजन दिमाग में तो हो, जो जो भाषा पूछने की होगी उस हिसाब से जवाब दे देंगे। भाई ये इंडिकेट कर देना स्कूल पेपर में आया तो, और आ रहा है। एक कार्बन बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनैरिटी है ही नहीं। छोड़ो एंटी और छोड़ो नॉन या कुछ भी। तो अब मैं इसको एंटी एरोमेटिक तो नहीं कह सकती क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं। इसको क्या बोलूंगी बच्चों? नॉन एरोमेटिक। लिख लो, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना। तो अब जो भी जवाब दो ना उसका क्यों सोच के देना। अब जवाब देने लायक तुमको बना दिया है मैंने, क्यों सोच के दीजिएगा कि ऐसा क्यों है। अब ये हैं आपके जेई एडवांस के क्वेश्चंस कि वहां कैसे आएंगे। जेई एडवांस में ये 4 में से एक ऑप्शन हो सकता है या पूरा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। जेई में अगर मेंस में कोई टफ क्वेश्चन प्लान करना हुआ, एक दो तो टफ क्वेश्चन प्लान होते हैं, तो ये उसमें मिल सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं इसको लेबल कर सकूं ये सिर्फ जेई एडवांस में या ये नीट में नहीं आ सकता। क्योंकि अगले साल की ऑर्गेनिक में कहीं भी कुछ ऐसा मिल जाए तो फिर मेरे को वापसी आने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे को ये पूछा गया ये एरोमेटिक है कि नहीं। अगर अभी से पहले पूछा जाता मैं इसको एरोमेटिक बताती ही नहीं। लेकिन आप चेक करो, सोचो, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। पहली शर्त तो यही लिखी है, प्लेनर। सारे sp2 हाइब्रिडाइजर, ये 8 कार्बन भी नहीं है, 7 हैं, तो मैंने जैसे तैसे देख लिए कि ठीक है, एंगल स्ट्रेन नहीं आ रहा होगा, जो भी है। लेकिन मेरे को एक समस्या जो आपको भी दिख रही होगी, इसमें कॉन्जुगेशन मिसिंग है। इसके अंदर इन दो, बाहर वाले को तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं करती है। तो आई होप क्लियर हो गया अब हमको। बाहर का रिंग लगा है, कुछ लगा है, मेरे को परवाह नहीं। मुझे इतना तो पता है ये तो घूम रहे हैं। लेकिन 2 सिंगल बॉन्ड आ गए तो आप कह नहीं सकते कि एरोमेटिक है, बट इट इज एरोमेटिक। ये है जेई एडवांस, प्रॉपर जेई एडवांस का क्वेश्चन। क्यों एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है? क्योंकि ये नहीं मैं भूल सकती, पाई बॉन्ड बहुत कमजोर है। पाई बॉन्ड लेबाइल है और वो एक पोलर पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो खड़ा है ना, वो तैयार है पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने को। तो होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर क्या हुआ होगा? और ये केसेस जब तक पता ना हो ना, तुम खुद नहीं कर सकते, ये भूल जाना। ठीक है? तो इसके अंदर
ये तो पॉसिबल है। अब आप कहो कोई रिएजेंट तो आ नहीं रहा, आपने घुमा कैसे दिया इसको? रिएजेंट के लालच में नहीं घुमा, उसको पता है ऑक्सीजन वैसे ही मांग रहा है। अगर पाई बॉन्ड मैंने दे दिया, मेरे को एक बहुत बड़ी चीज मिल रही है, और वो क्या मिल रही है? एरोमेटिसिटी। आपको मैंने एक लाइन बोली है, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे कंपाउंड्स में। ये इतनी एक्स्ट्रा स्पेशल सिचुएशन है। अब वृंदा, तुम्हारे सवाल का जवाब कि सिचुएशन क्यों क्रिएट करनी पड़ी, मैंने इसके जैसे कंपाउंड्स मैच करने शुरू किए। मेरे को ये बॉन्ड तो बहुत कम पोलर मिला, इसका तोड़ने के लिए तो मेरे को बेस लाना पड़ा, NaOH, एक्वस NaOH अगले साल लाएंगे। इसके लिए मेरे को एक्वस NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसको रोकना मुश्किल। कुछ तो दोनों में ऐसा फर्क है, बॉन्ड तो दोनों ही C डबल बॉन्ड O है, कुछ तो फर्क है। और वो फर्क बाद में ऐसे कम से कम हजारों केसेस इकट्ठे किए गए, नॉट वन, हजारों केसेस इकट्ठे किए गए, तब पता चला इसके टूटने का लालच है भाई, फिर कुछ ऐसा आ रहा है। तब इन सारे केसेस को इकट्ठा करके पढ़ने वाले थे हक्कल साइंटिस्ट। भाई इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है 6 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन का घूमना। तब उन्होंने मनगढ़ंत एक फॉर्मूला बनाया कि ये नंबर ही कॉमन आ रहा है सब में, या 2 हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो। इसका मतलब दिस सिचुएशन एग्जिस्ट इन नेचर, लेट मी नेम इट एज एरोमेटिसिटी। तो ये मेरे पास सबूत आते गए। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? अगर मैं जेई एडवांस बोल रही हूँ, एरोमेटिसिटी हमने कर ली और हम आप पे डाल दे तो कर लो, हमने करा दिया, नहीं, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। ये पहली बात, दिखने में नहीं है बट ये एरोमेटिक है, क्यों? ये आपको आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी चीज, डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन। जेई मेंस में डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन आज ही दिखा दिया, जेई एडवांस में अगर डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन है तो अब दिखा रही हूं कि आपको ये देखना है C डबल बॉन्ड O, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि आप डायपोल मोमेंट कैसे देखते हो? पोलैरिटी देखते हो। अगर कोई मेरे को कहे, और क्लास 12th की ऑर्गेनिक में बड़ा कॉमन सवाल होगा, पोलर बॉन्ड पिक करो वही टूटेगा, आप पोलर बॉन्ड कौन सा पिक करोगे? ये अब मैं आपको लेबल करके दे रही हूं, इन चारों में C डबल बॉन्ड O की पोलैरिटी को कंपेयर करो। इसको आंख बंद करके सबसे आगे रखूंगी मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है टूटते ही पीछे क्या हो रहा है, पूरा टूट जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। इससे बड़ा क्यू कहां से लाओगे? क्यू इंटू डी में डायपोल मोमेंट तो क्यू इंटू डी से ही निकलता है, इससे बड़ा क्यू कहां से लाओगे? कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो इसका हाईली पोलर होना, व्हाई दिस इज हाईली पोलर? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये कितना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग हजम कर पाएंगे तो ही जेई एडवांस के क्वेश्चन पकड़े हैं मैंने, नहीं तो नहीं पकड़ती, अगले साल पे जाती। लेकिन एरोमेटिसिटी में आई कैन सेंस यू पीपल कि पकड़ तो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि अगले साल इसको मुझे फिर से दबा के पढ़ना पड़ेगा। समझ तो आ गई, चीजें ऐसी होती, याद होना, आउटपुट आना, सही होना, गलत होना, रेपिटेटिवनेस पे आएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट, फिर हम एरोमेटिसिटी खत्म करेंगे। ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? पहले ये मेरे एरोज और डायग्राम नहीं देखना, पहले अपनी अकल से जवाब देना, ताकि मुझे पता चले अब तक जो पढ़ाया वो लगा सकते हो कि नहीं। रिंग्स को अलग अलग देखते हैं, तो ये एरोमेटिक है ही नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी कॉन्जुगेशन तो नजर नहीं आ रही। अगर मैं दोनों रिंग्स को अलग अलग देखूं, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। लेकिन पता चलता है मेरे को देख के कि एक पाई बॉन्ड, और अब तक आपको आइडिया लग गया पहले एग्जांपल से कि पाई बॉन्ड टूट जाता है किसी भी लालच में, टूटने को तैयार रहता है। यहां पाई बॉन्ड को क्या लालच मिला है? यहां पाई बॉन्ड को लालच मिला, टूट पड़ते हैं, टूट गए, दो रिंग्स बने। अब मेरे को बताना समर, दोनों रिंग एरोमेटिक हैं? चेतन, साइंश, एक रिंग एरोमेटिक है कि दोनों ही एरोमेटिक नहीं है? निहारिका, पिक। ये दोनों रिंग के बारे में विचार चाहिए मेरे को। फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है? परफेक्ट, और प्लेनर भी है, ऑल्टरनेट भी है। पहला एग्जाम्पल मेरा यही था, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखो ना तो मेरा ये था फर्स्ट पेज पे। आई थिंक मेरी कोशिश होती है फर्स्ट पेज पे मैं ये ले लूं, टू टू गिव अ बार, मतलब मेरे नोट्स में मेरी कोशिश होती है जो फर्स्ट
टॉपिक का और लास्ट कनेक्ट होना चाहिए, देन आई अज्यूम कि मैं सही लेवल को टच करके आई। ये एरोमेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है, और एरोमेटिक होने के लिए कितने चाहिए? 2, 6, 10 और 14। तो ये एरोमेटिक है। अगर आप वैसे देखो तो आप बोलोगे तो नॉन एरोमेटिक है ही कुछ नहीं, नॉन एरोमेटिक या जो भी बोलोगे, मतलब एटलीस्ट एरोमेटिक नहीं है। मैं भी आपको ज्यादा एंटी वेंटी में नहीं घुमा रही, ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को दिख रहा है मेरे टूटने से दोनों रिंग को एक्सट्रीम लेवल स्टेबिलिटी मिल रही है। नोट इट एंड क्लोज इट। ये सारे एग्जाम्पल मैंने 2-3 पिक किए, सारे नहीं पिक किए, ये जो आपके साथ शेयर्ड है, ये सब एग्जाम्पल यहां पर है ऑल। और इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपसे एडवांस में भी पूछ नहीं सकते, आपका सिलेबस अलाउ नहीं करता। जो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने इसके अंदर डाल रखा है। 12th में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक बार आपको बताना था कि किसी लेवल को शुरू करना और खत्म करना क्या होता है। यहां मजबूरी हो गई एरोमेटिसिटी टर्म लाने की, वरना कोई बता ही नहीं पा रहा था पाई बॉन्ड बिना बात के क्यों टूट गया। ये पाई बॉन्ड बिना बात के क्यों टूट गया? कोई रिएजेंट आया नहीं, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया नहीं, किसी ने छेड़ा नहीं, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, फिर भी टूट गया। उसको अंदर ही अंदर पता है मेरे को एरोमेटिसिटी मिल रही है। नोट दिस। मैम जी मैम इसका जो पाई बॉन्ड टूट रहा है उसके भी तो 2 केस बनेंगे ना? अब तुम बताओ ना, दूसरा केस तुम सोच भी सकते हो इसके बाद? हाँ जी, तुम दूसरे में बताओ, एंटी। अगर अगर दूसरा केस बनेगा, दोनों ही रिंग एरोमेटिक नहीं होंगे? हाँ जी, दोनों ही है। दूसरा बनते ही एंटी एरोमेटिसिटी आ गई। एंटी एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी में कहीं सीन में ही नहीं है। जब वो स्टेबिलिटी में सीन में नहीं है, वो क्यों बनेगा? तुम्हारी कॉपी में जरूर बनेगा। यस, वो बनना चाहिए और उसके नीचे लिखना चाहिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब तो ज्योति क्वेश्चन मैम को ऐसे भेज देना इधर। माइनर हाँ, प्रोडक्ट में सॉरी ऐसे सॉरी क्वेश्चन सॉरी। नहीं आ सकते कि एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा या बनेगा ही नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, बनेगा ही नहीं। एंटी के लिए कोई माइनर भी नहीं बोल सकता, पता है? इतना नहीं आ सकता। ये मैं तुमको वैसे ही थोड़ा सा बियॉन्ड बाउंड्रीज चली गई हूँ, मेरे को पसंद है सब्जेक्ट इसलिए। इससे आगे अगर पूछ लिया फिर वो बेटा मतलब पीएचडी पहुंच जाएगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, इतना ही संभाल लें हम। बिल्कुल। तीनों के बारे में कमेंट चाहिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कि नहीं जी, आपने हेडिंग गलत लिखी है। तीनों एरोमेटिक है। और हेट्रोसाइक्लिक वर्ड आपके सामने पहले भी आ चुका है बेसिसिटी में भी, कि एक साइकिल के सारे एटम अगर सेम नहीं है तो उसको मैं हेट्रोसाइक्लिक बोल सकती हूँ। एक नाइट्रोजन है, 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो साइक्लिक जो है कंपाउंड, उसमें सारे अगर कार्बन नहीं है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हैं। यस, दिस इज एरोमेटिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल? 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6। इसके बड़े प्यारे प्यारे 2-4 केस और हैं जो मेरे इस हैंड रिटन नोट्स में इजी हैं, बट बड़े ही अच्छे हैं। मैं लेना नहीं चाह रही। अपने आप आपको डीपीपी टेस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, मतलब कर लोगे, इतने के बाद तुम कर लोगे। रीत, एनी इशू? आना चाहिए मेरे हिसाब से पिरिडीन में, कोई डाउट? हाँ, मैं भी यही वेट कर रही थी, कोई तो 8 गिनेगा। हाँ बिल्कुल, है ना, 8 ही गिन रहे हैं ना। मैंने बेसिसिटी में कराया है, जब किसी एटम के पास पाई और लोन पेयर दोनों हो, कौन प्रेफर्ड है भागना? पाई। तो एट ए टाइम एक ही चीज भागेगी। इसी तरह के 2-3 बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये डिसाइड करना होगा पाई भगाऊं कि लोन पेयर भगाऊं भी कि नहीं। वो वाले केसेस कर लोगे इसके बाद। इसीलिए खींचने को तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं और एग्जांपल कराती रहूं, बट दैट विल बी स्पून फीडिंग। और आपको बहुत पसंद आएगा कि मैम ने सारे एग्जाम्पल करा दिए। जो टीचर आपको पसंद आए कि तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे हमें पढ़ना है, वो आपका भला नहीं कर सकता। आपको खुद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आई डोंट वांट टू बी एट फॉल्ट, एट गिल्ट कि सारा करा दिया। नो, अपने आप अब इसके बाद आप देखने लायक तो बन गए हैं, देख सकते हैं आप। तो अब इसके क्वेश्चन पे आऊं, जो बेसिक जेई नीट का पॉपुलर क्वेश्चन अगर एरोमेटिसिटी पे आए, जो मैंने छुड़वाया था जीओसी में एआर लिख के, वो क्वेश्चन पूछना है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? अब तो आप पकड़ लोगे जब मैंने क्लास का 1 घंटा डेडिकेट किया हो। यही वहां पे जब मैंने ट्रेंड लिखवाया था ए आर था, बस ये एग्जांपल लिख सकती थी, लिखा नहीं। यस एंड वाई, अब तो पूरी क्लास हो गई इस पे।
पिक मोर पोलर बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ये मेरे लिए बोनस है अगर आप लोग इसको सही कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? लाओ गुनीश करो कोशिश, समीर, यादवी, लाओ बानी, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर? डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा? किसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा? फर्स्ट में है मेरे पास O और H, यहां पर है मेरे पास C और H। पोलैरिटी का मतलब है चार्ज सेपरेशन, बस, मैंने और कुछ नहीं बोला। चार्ज सेपरेशन में अगर इस पे बच्चों पॉजिटिव आ गया और हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, आपको पता है हाइड्रोजन अपना पूरा बॉन्ड लेके टॉटोमेरिज्म में भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चला जाए, इसको पॉजिटिव चार्ज दे के, ये भी तो पोलैरिटी होगी। हाइड्रोजन और कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में नेग्लिजिबल रखे हुए हैं, तो हम इनको तो नॉन पोलर की कैटेगरी में रख के आते रहे हैं, एल्केन्स वगैरह में सब जगह। तो अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे आ गया, आउटपुट क्या आ रहा है? पोलैरिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पूरे छीन लिए किसी ने, या इलेक्ट्रॉन पूरे दे दिए किसी ने। यहां कार्बन कहेगा तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक बहुत कमाल की चीज आ रही है, बड़ी कमाल की सिचुएशन आ रही है, दैट इज एरोमेटिक। तुमसे ज्यादा स्टेबल बन जाऊंगा। चार्ज स्पीशीज इतनी स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप लोगों का गलती नहीं है, आपने ओ एच बॉन्ड देखा, यही ज्यादा पोलर होगा, नेगेटिव इस पे, एच पे पॉजिटिव, टूट के जाएगा, नेगेटिव चार्ज वही फिनॉक्साइड आयन बड़ा तगड़ा वो होगा इन्वॉल्व। ये नेगेटिव चार्ज कब से एरोमेटिसिटी का हिस्सा होगा? ये तो इस एरोमेटिसिटी ऑलरेडी थी, उसके अंदर घुसने की कोशिश की है। यहां पे एरोमेटिसिटी उल्टा थी, इसने आके उसको हर्ट किया है, डिस्टर्ब किया है, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, तुम उसको हर्ट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा नहीं, कंपैरिजन में ये लपक के होगा। ये है जेई मेंस का एक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन, या जेई एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये अगर आप जेई एडवांस पास्ट ईयर्स देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंडिपेंडेंटली मिलेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन एक टॉपिक पे मिल सकता है, जिसमें तुम्हारा डायपोल मोमेंट चेक हो गया, इसमें तुम्हारा रिएक्शन चेक हो गया, सब कुछ चेक हो गया साथ में। तो दिस इज हाउ यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। लकी है वो जिसकी शिफ्ट में एरोमेटिसिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जो आ रहे हैं। वो लकी आप कब हैं? सिर्फ जेई मेंस में। जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं करके जाना, जिसने आईआईटी प्लान कर रखा है। तो जेई, इसीलिए हम कहते हैं, आप कभी सोचते हो ना मैंने तो मेंस ही देना है, नहीं होगा। मैंने एडवांस देना है, मैंने सारा पढ़ना है, तब जाके जेई मेंस होगा। क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन पकड़ोगे, एरोमेटिसिटी तो आपका अपने आप ही स्ट्रांग होगा। और जब आप सिर्फ पहले तक के हमें तो बस ये अच्छा लगा है, एरोमेटिक कौन सा, एंटी एरोमेटिक कौन सा, और नॉन एरोमेटिक कौन सा, उसको पकड़ोगे, आपके लिए टफेस्ट लेवल वो होगा, तो वहां पे उसमें गड़बड़ाओगे। जब ये झेल लोगे बड़ा दर्द, तो छोटा दर्द लगेगा ही नहीं। सो ये कभी भी सोच के मत जाना नीट में तो नहीं आया, मैम ने कहा, अरे मैम ने थोड़ी पेपर बनाना कहीं साइन करके थोड़ी दिया, इस पे कोर्ट केस तो नहीं हो जाएगा मेरे पे कि मैंने कहा था नहीं आएगा। टॉपिक है, आएगा, राइट? तो अपने लेवल को, अपने इंटेलेक्ट को दबने मत दो। जेई देना है नहीं देना, एडवांस देना है नहीं देना, क्या करना है वो बाद की बात है, इंटेलेक्ट को दबने मत दीजिए, ठीक है? सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आई थिंक आपको इतना दिमाग तो मैंने खोल दिया कि एरोमेटिसिटी कहीं कोई कल को लगाए तो आप ये ना कह सको अच्छा हाँ ये ऐसे भी लगता है। इससे अब तुमको ये पता चल जाएगा एरोमेटिसिटी कभी भी बिना नोटिस के अगर आया तो विल एम्ब्रेस इट। हमें पता है एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है? हाँ जी। तो और वो उसको तंग करने जा रहा है, तो वो होगा, वो टूटने को तैयार होगा, फिर भी टूट रहा है, राइट? और उसके टूटने पे एरोमेटिसिटी आ रही है, कौन जल्दी टूटेगा? पोलर बॉन्ड तो टूटता है ना, फिनोल एसिडिक है ना, टूटने की जरूरत की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना बेटा। अगर फिनोल के सामने तुम वाटर जैसी या कोई भी चीज ले आओ, ये अपना H भागेगा H+ बना के, क्योंकि नेचर है ऑक्सीजन का, मेरे को तेरा बॉन्ड चाहिए, और बॉन्ड चाहिए, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव का घुमा दूंगा, घुमा दिया। तो रेजोनेंस को मैं डिनाई तो नहीं कर सकती। बात सही है कि क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है, हो रहा है तभी लाइफ है। ये पेट में दर्द ना हो रहा होता तो लाइफ नहीं थी, ठीक है? मतलब आप लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब ऑर्गेनिक है। सो मन तो यही करता है क्या क्या है, क्यों
ठीक है, बट है, इट इज देयर। हम क्यों तो पूछ ही नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं जी? तभी तो पूछा गया है क्वेश्चन कि 99% बच्चा कहेगा बड़े बेवकूफ सवाल पूछ लिया, कार्बन और हाइड्रोजन पोलर ही नहीं था, बताओ इतना लड्डू आ गया आईआईटी में। मैक्सिमम जनता यही सोचेगी कि मतलब क्या ही पूछा था, एक तो सही करके आई हूं कि OH वाला ये वाला बॉन्ड, और ये होता है, आप देखना अभी होगा, आ रहे हैं बच्चे, ये तो सही है। ठीक है, ये हम भूल जाते हैं। तो मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, गधों बोल देती हूँ, बस उससे आगे नहीं बोल सकती मैं। बच्चों को भी 12th वालों को तो ये बोलते हैं, गधो ये भूल गए तुम कि OH इज, भाई क्या बात, कुएं से निकाल के लाए हो इतनी देर पहले तुम? अच्छा, मिथिलेश से बात कर रहे थे? हाँ, पुराना कोई मिल गई थी, कुएं से भी अगर निकाल के लाना होता ना पानी, पनप इतनी देर उसमें भी ना लगनी थी। और लाए भी दूसरे के लिए, समाज सेवा अच्छी लगती है ना क्लास छोड़ के। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो कार्बन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी डिफरेंस ना होते हुए भी ये क्यों ज्यादा टूटा, यही सवाल ढूंढने के चक्कर में हक्कल सर को लाना पड़ा, भाई कुछ तो हो रहा है यहाँ। राइट, बिल्कुल सही पूछा, कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होते हुए भी ये बॉन्ड ज्यादा पोलर मिला। क्लियर? और कुछ? तुम लोग आज मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ाने नहीं दोगे, चल। बेंजीन, एक ही स्लाइड की प्रिपरेशन है, सब पे डन 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 लिखना है मैंने, इसीलिए मैं ये डन डन पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही। बेंजीन की कुल मिला के आपकी एनसीईआरटी ने इस साल 4 प्रिपरेशन दी हैं, चारों की चारों में से एक 12th की है, 3 हम कर चुके हैं, तो मैं 12th वाली करा दूंगी आपको। पहली, एरोमेटाइजेशन डन इन एल्केन्स, इफ यू रिमेंबर, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, तीनों से मैंने आपको एरोमेटाइजेशन कराया था। 3 कैटलिस्ट थे, 3 में से एक मैंने बताया था, 2 आपने ढूंढने थे, शायद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपने ढूंढ भी लिया होगा। ऑलरेडी डन, आई एम नॉट टेकिंग इट अगेन। दूसरी, पॉलीमराइजेशन, लास्ट क्लास, शायद डन इन एल्काइंस, जिसमें रेड हॉट कॉपर ट्यूब के ऊपर अगर आप एसिटाइलिन देते हो, एल्काइन देते हो, तो वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। उससे आप लोगों ने आगे मेरे को मेसिटाइलिन तक बना के दिया है, ठीक है, वो भी हो गया। तीसरा, आपने डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम, मैं कोल्ब्स वाला नहीं बोल रही, डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम, NaOH और CaO अगर आप देते हो हीट के साथ, तो क्या होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, नहीं ऐसे कराया था उस दिन तो मैंने, Na2CO3, तो पहले यहां Na आएगा, फिर एक और NaOH, Na2CO3। ये आपका खुद का नोट मेकिंग प्रोसेस होगा कि आप इन नोट्स को जब कंप्लीट करेंगे तो पिछले नोट से उठा के आपको तब समझ आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था। डीकार्बोक्सिलेशन में एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर में देखें तो CO2 निकल रहा था, H वापस उस लोकेशन पे लौट गया, बेंजीन बन गया। चौथा, फिनोल, आई थिंक फिनोल सबको कॉमन नेम याद है, जो कि एक प्रेफर्ड IUPAC नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको IUPAC की कैटेगरी दे देते हैं। जिंक, जिंक का क्या काम है बच्चों, एक ही, +2, या तो 2 Cl दे दो, 2 Br दे दो, या ओजोनोलिसिस में क्या किया था, एक ऑक्सीजन दे दो, ZNO बन के बाहर निकलेगा और H वापस अपनी लोकेशन पे लौट जाएगा, क्या बन गया, बेंजीन। ये है बेंजीन की 4 प्रिपरेशन, इसके अलावा कोई प्रिपरेशन 12th में भी नहीं मिलेगी। यही है टोटल दोनों साल की मिला के बेंजीन की प्रिपरेशन। तो हो गया बेंजीन आपके लिए प्रिपरेशन, नोट चाहे नहीं हुआ, मैंने ही नहीं करने दिया, बट अब आपके लिए बहुत ही फ्लो वाला टॉपिक है, जिसमें अगर आपको मैंने 5 मिनट भी ब्रेक दिया तो मेरा मैकेनिज्म, आखिरी मैकेनिज्म कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर बेसिक एनसीईआरटी फर्स्ट। ये जो अब टॉपिक शुरू हो रहा है, क्लास 12th के चारों चैप्टर के आखिरी के 2 पेज सेम है, डिट्टो कॉपी हाइड्रोकार्बन के। आगे आने वाले चारों आपके जो चैप्टर्स होंगे, उन चारों में आखिरी के 2 पेज हर चैप्टर में यही है जो मैं करा रही हूं। तो अब आप ये समझिए क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ खास है ही नहीं बेंजीन की, आप खुद देखेंगे। वो सीधे आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पे विद स्लो स्पीड, लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ी बात मेरे को अब दिमाग में आती है। 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड पे Br2 दिया था, डीकलरेशन मेरे को अच्छा खासा एक अनसेचुरेशन का टेस्ट मिला। KMnO4 पेयर्स रिएजेंट, पिंक कलर डीकलराइजेस, मेरे को बहुत बढ़िया टेस्ट मिल गया, लैब टेस्ट। मैंने सबसे पहले जानते हुए बेंजीन डाला टेस्ट ट्यूब में, ब्रोमीन वाटर डाला, ब्राउन कलर डिसअपियर ही नहीं हुआ।
मेरे को लगा ठीक है ब्रोमीन इसको पसंद नहीं आया होगा, मैंने KMnO4 पिंक कलर का डाला, फिर डिकलराइज नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट, पाई बॉन्ड नहीं है। यही वजह थी कि केकुले को बहुत साल लगे स्ट्रक्चर लाने में, कि C6H6 फॉर्मूला होते हुए पाई बॉन्ड क्यों नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। C6H6 फॉर्मूला भी दे रहे हो तुम, फॉर्मूला तुम एल्काइन का दे रहे हो, और पाई बॉन्ड का एक भी टेस्ट नहीं दे रहा। व्हाई बेंजीन टुक सो मच टाइम? बिकॉज पाई बॉन्ड होते हुए मेरे को प्रूफ नहीं मिल रहा था। ब्रोमीन वाटर CCl4, नो रिएक्शन, नो कलर चेंज। सेम KMnO4, क्योंकि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इसमें फेल हुआ, इसलिए बहुत साल लगे केकुले को सोचने में कि ऐसा क्या था। ऐसी चीजों के क्यों साल लगे? वेट किया गया, रेजोनेंस नाम का फिनोमेना कहीं से तब पता लगा। तब तक रेजोनेंस थोड़ी चलता था कि हाँ पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, डेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, डेड बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बचा ही नहीं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और लैब्स में रिसर्च पेपर बनते हैं आते हैं, सबको वो पढ़ना जरूरी क्यों होता है? जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, आप शायद किसी जगह अटके, उसकी ये हेल्प हो सकती है। तो रेजोनेंस के बाद शायद उनको रियलाइज हुआ। आप जानते हैं सेरेंडिपिटी मैंने जरूर बताया होगा, आया तो सपना था कि सांप ने मुंह में ले रखी अपनी टेल। तो जब सांप ने अपने मुंह में अपनी टेल ले रखी है तो पक्का साइक्लिक है। देन ही रियलाइज्ड एंड देन ही केम अप विद लॉट ऑफ थिंग्स, जिसका एंड ये था कि बेंजीन साइक्लिक है। तो अब मेरे को यहां समझ में एक बात तो आ गई, एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा इस पे। जब Br2 नहीं जुड़ रहा, KMnO4 से हाइड्रोक्साइलेशन OH नहीं जुड़ रहे, काहे का HBr मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव करूंगी मैं? कुछ भी नहीं होगा। जो एल्कीन पूरा पढ़ के आए, यस, कुछ भी नहीं होगा। स्टिल क्या पता, अगेन आता है क्या पता। तो उस क्या पता पे आते हैं। ड्रेस्टिक कंडीशन, बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक कंडीशन देने के बाद बेंजीन के इकलौते 3 एडिशन रिएक्शन मेरे को मिले। नोट करने को नहीं कह रही हूं, आपको दिख रहा है इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन क्या मिले जरा निगाह डालिए। पहला रिएक्शन, रिडक्शन हुआ। मेरे को ड्रेस्टिक कंडीशन देनी पड़ी, मेरे को बहुत कुछ साथ में टेम्परेचर और कंडीशंस ऐसी ऐसी डालनी पड़ी कि भाई हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि टूटा नहीं, अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन तो फिर मैं कुछ भी कर लूं। तो हम अपने सब्जेक्ट में, इस क्लास में, वो चीजें नहीं पढ़ रहे जो अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन पॉसिबल हो। हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो पॉसिबल हैं। तो अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन दिन को रात बना ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि 24 घंटे की रात है, राइट? वो चीज हम नहीं बात कर रहे। ओजोन से भी तुम्हें करा के आई हूँ ओजोनोलिसिस, इसीलिए मैंने कहा अपने आप बनाएंगे बच्चे ट्राई ओजोनोइट। बनाना पड़ा, और इसके प्रोडक्ट मैंने ओजोनोलिसिस में आपके हाथ से बनवाए हैं ये। तो वो भी सेम हो गया। तो बेंजीन के कुल मिला के 3 एडिशन रिएक्शन है। Cl2, ये देखिए, डबल बॉन्ड अंडर वेरी हाई ड्रास्टिक कंडीशन सिर्फ क्लोरीन रिएक्ट कर पाया, ब्रोमीन नहीं। तभी मैंने पीछे Br2 विद CCl4 नो रिएक्शन लिखा, लेकिन क्लोरीन बना पाया। और एनसीईआरटी ने नीचे ना BHC लिखा हुआ है, और BHC की फुल फॉर्म पैराग्राफ में डाल रखी। कोई गेस कर सकते हैं क्या होगा इसका? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब क्या कंफ्यूजन होता है, बेंजीन है नहीं फिर भी बेंजीन, तो मानने को ही नहीं तैयार होते हम। इसका नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कैसे हो सकता है? आइडेंटिफाई BHC, मैं ऐसे ही दे दिया अपना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। BHC आइडेंटिफाई करो फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स में से, या ड्रॉ करो। तो हम होते ना, ले बेंजीन हेक्सा क्लोराइड उसी वक्त ड्रॉ कर लेंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ही तो करना है, लो कर देते हैं। पहले बनाएंगे अच्छे बच्चे की तरह बेंजीन, फिर बना देंगे हम हेक्साक्लोराइड, भूल ही जाएंगे कि इसमें बेंजीन नहीं था। अब देखो, जिसने एब्रीवेशन दी, जिसने ये फॉर्म दी, और आज उस फॉर्म पे ये रजिस्टर हो गया, इसका नाम कॉपीराइट कह लो बन गया, उसकी गर्दन नहीं मैं पकड़ सकती कि ये तो ना करते, कम से कम बेंजीन ना बोलते इसको। अब उसको जो लगा, जैसे लगा, बेंजीन क्यों बोला उससे बन रहा है, बट हमारे तो गले की हड्डी बन गया ये। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, BHC में बेंजीन नहीं होता, लेकिन उसका नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्योंकि वो बेंजीन का हेक्सा क्लोराइड डेरिवेटिव है। बस। तो आपको मैं जिस भी तरीके से बताऊं, अटपटे तरीके से बताऊं, बट पर्पस क्या है? हर वो चीज जो कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में आए, कोशिश कर रही हूं वो मैं बता सकूं। तो ये 3 एडिशन रिएक्शन थे। आई होप हम लोग नोट नहीं कर रहे हैं, ताकि ध्यान यही रहे। तो ये 3 रिएक्शन याद रहेंगे सब बच्चों को। ओजोनोलिसिस, रिडक्शन, नथिंग न्यू, हो सकता है पहले करके आयो डबल बॉन्ड के, और तीसरा क्लोरीनेशन, बट क्लोरीनेशन भी कुछ खास।
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इस तरह से याद रखना है। तो कल को कोई कहे बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल, आपका जवाब क्या होगा? नो, पॉसिबल नहीं है। अंडर हाईली ड्रेस्टिक कंडीशन कुछ इक्का दुक्का चीजें देखने को मिली। ओजोन अपने आप में ड्रेस्टिक है, ओजोन खुद ही इतना ड्रेस्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ देता है। तो अंडर सर्टेन ड्रेस्टिक कंडीशन अगर कोई चीज हो जाती है, उसको आप जनरल नहीं लेते। क्लियर है? याद भी यही है। अगर आपको यादवी और सिया लगता है कि नोट करने से ही हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वरना तो वी शेयर लुक्स, तो फिर नोट ही कर लो। ठीक है, फिर नोट कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक साथ सामने देखना पॉसिबल नहीं है, तो फिर करते हैं नोट। मेरे पास टाइम है, आधे घंटे का भी नहीं बचा है। तो अगर आप में किसी को लगे कि नहीं हमारी आदत नहीं है, मैंने ही डाली हुई है वो आदत, तो इट्स ओके। फिर रिएक्शन क्या होता है बेंजीन में, मुझे असली फोकस यहां से चाहिए था। इसके लिए कि अगर मैं 15 मिनट में ये पढ़ा जाऊं, आप अटकें, तो आप मेरे से पूछ सकें, मैं और आपको टाइम दे सकूं। सिर्फ इसके लिए मुझे नोट करना रुकवाना था। पिछली स्लाइड में कुछ वैसे भी नहीं था ऐसा। अब मुझे आपका फोकस चाहिए, इधर उधर बाद में देख लेना। फिर बेंजीन में रिएक्शन क्या होता है? एडिशन तो फेवरेबल नहीं है, किसी के दम पे करा लिया आपने। तो फिर फेवरेबल क्या है? पॉसिबली क्या बचा है? या तो एडिशन बचा है या सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन तो वहां होता है जहां सारे सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई आए, फिर एक और पाई आए। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, सब्स्टिट्यूशन। अब मेरी क्लास मेरे को बताए अब तक कौन सा सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं हम? एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन में तो एडिशन ही हो रहा था, यानी, और एल्काइन में भी। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान अगर सबका यहां हो तो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक एच हटाओ या कोई एक चीज हटाओ, उसकी जगह दूसरी ले आओ। अब बेंजीन में हटाने को है क्या? कार्बन का जो रिंग है वो तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक को तुम कहां हटाने की सोच सकते हो? एक ही चीज बचती है जो 6 हाइड्रोजन है, आप उसी को हटाओगे। बचा ही क्या बेंजीन में? इस एच की जगह ये तीनों आते हैं, बेटा रिप्लेस हो जाओ। तुम लोगों का गेस क्या है? मुझे देखना है, चैप्टर एंड कर रही हूँ, सिलेबस खत्म कर रही हूँ। मुझे 12th इसी नोट पे खत्म शुरू करनी है कि तुम्हें एंड में ये बात सेटल कर दी गई थी। मुझे बताओ, ये तीनों भागे अटैक करने, कौन तीनों? एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल। यस, हमें पता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, बट क्योंकि एक इंटरमीडिएट है, मैंने इसे तीसरा लिख दिया, रेडिकल। तीनों में से कौन वेलकम होगा उधर की तरफ? बेंजीन किसको आराम से लेगा? फ्री रेडिकल तभी जाता है जब उसको कोई बॉन्ड फिशन दिखाई दे रहा हो, या उसको दूसरा फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा हो टर्मिनेट होने। दो फ्री रेडिकल मिल लेंगे भाई भाई, कुछ और सोचो। क्यों समर, क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाएगा? समर क्यों चाहिए? बिल्कुल सही, सभी लोग गेस करेंगे, अभी आप भी गेस करिए। वाई यू चोज इलेक्ट्रोफाइल, वाई नॉट न्यूक्लियोफाइल? रेडिकल तो मैंने ही रूल्ड आउट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो एसिड की तरह निकले, H+, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एच निकलने से पहले की सिचुएशन पे जवाब चाहिए। कहां पे? बेंजीन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दिख रहा है, हिंट मैंने बना रखी है। 6 6 इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा है, घूम रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर मैंने क्या दे रखा है? नेगेटिव चार्ज। बेंजीन रिंग इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया। चलो ये भी नहीं दिख रहा था आपको जिस दिन मैंने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया था। मैंने कहा था कहीं भी पाई बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। यहाँ एक है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मैंने नहीं लिखा, यहां लिखती तो फिर तो क्वेश्चन ही ना पूछ पाती। दिस इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल हो जाएगा इससे। वी हैव नेवर सीन एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करे, धक्के से भी नहीं, नहीं होगा। बहुत ज्यादा धक्का बात अलग है। तो न्यूक्लियोफाइल तो जा नहीं पाएगा। रेडिकल भी कैसे जाएगा? वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन के पास, वो कहेंगे निकल बाहर। 6 इलेक्ट्रॉन का हम पहले ही चार्ज संभाले बैठे, और तुम अपना एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। अट्रैक्ट तो हम आपको नहीं कर सकते, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स।
इलेक्ट्रोफाइल जब जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तभी वो नेगेटिव जाने की हिम्मत तो करेगा। उसका एरोमेटिसिटी है, उसका क्या होता है क्या नहीं होता, वो अगली स्टेज है, इसलिए वो सोचने मत बैठ जाना, फिर भी नहीं टूटेगा, लीव इट। वो उससे मांग ही नहीं रहा है, वो तो इसको धक्का देने की चक्कर में है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा अभी। सो 6 इलेक्ट्रॉन के अड्डे को, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर को घुसने की कोशिश भी करने में एक ही कामयाब हो सकता है, वो है इलेक्ट्रोफाइल। एल्केन में क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला चैप्टर ऑर्गेनिक का क्लास 12th में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 SN2 करके पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के 8 से 9 पेज है इस पे। तभी हम दुखी होते हैं, आधा सब्स्टिट्यूशन 11th में डाल दिया, आधा सब्स्टिट्यूशन 12th में डाल दिया। तो अब आपके पास यहां पर एक बात मेरे को क्लियर करनी है कि इसमें जो है होगा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन नहीं होगा, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन होगा शायद। जवाब यही है अभी मेरे पास। लेकिन कौन स्टार्ट करेगा उस सब्स्टिट्यूशन को? अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है फ्री, इसीलिए एडिशन होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। इफ सो, एक बार मैं आखिरी बार सब्स्टिट्यूशन क्लासिफाई कर दूं क्या था, वन लास्ट टाइम दिस ईयर। पहला प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में पढ़ा हमने? एल्केन्स में। जब 12th में बारी आएगी यहां पे लिख दूंगी, +1 में पढ़ के आए हो आप। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन, +1 में पढ़ के आए हो। पहला ही चैप्टर 12th का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम तब पढ़ेंगे। तो ये सारी कैटेगरी क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फ्री रेडिकल को बिल्कुल अलग कर देना, एकदम अलग मैकेनिज्म। और अब आता है लास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस ईयर इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने एरोमेटिसिटी पे थोड़ा ज्यादा टाइम डेडिकेट किया ताकि मैं उसको कॉन्फिडेंट करवा सकूं, वो मेरे को 12th में लेनी ना पड़े, लाइक लास्ट ईयर, कि आपको 12th में थोड़ा रिलैक्स रहे कि एक टॉपिक पूरा हम 11th में और भी है जो करके आए हुए हैं। तो अब लास्ट चीज मेरे लिए आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या है, इसको वन गो में समझेंगे, टाइम बचा तभी नोट करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजी, देख के मत सोचना क्या है, ये पांचों रिएक्शन एक साथ चलेंगे, फिर इसकी समरी आएगी। 5 ही है सिर्फ, और पांचों एक ही जैसे होते हैं तो एक ही साथ चलेंगे। बेंजीन रिंग लाए, इतने सारे हाइड्रोजन है, कितने सारे? 6। 6 में से कोई भी हटा दो, 6 सेम है, इसलिए हेडेक ही नहीं कौन सा H जाएगा। इसमें आपको ये हेडेक ही नहीं लेना, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन होगी। बस एक हेडेक लेना है, जो चीज मैं सप्लाई कर रही हूं उसमें इलेक्ट्रोफाइल चुनो, उठाओ, H की जगह लगा दो, दैट्स इट। जो भी एजेंट मैं दूंगी उसमें से ढूंढना है। HCl दूंगी तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H। वो बात अलग है, H को H सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई बात है? जस्ट अभी आपको एग्जांपल दे रही हूं, आपने सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, मेरे को वही मेहनत करानी है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस H की जगह लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब जब सुनोगे सिर्फ ये लाइन एक बार आनी चाहिए दिमाग में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो जैसे शगुन आप कह रहे थे H एज H+ निकलेगा, बिल्कुल सही, H एज H+ ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला प्लस है, इसीलिए पहले से नहीं बात कर सकती मैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेज देगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुल मिला के आपका सिलेबस 12th और 11th का, हर चैप्टर 12th के, हर चैप्टर ऑर्गेनिक के एंड में ये 5 रिएक्शन की लिस्ट होगी, एज डन इन +1। बस इसमें अब ये और डाल लीजिए, एज डन इन +1, बस इसमें ये और डाल लीजिए, ऐसे 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 बात आएगी, पहली लाइन यही आएगी। तो इन पांचों को 11th में भी एक साथ पढ़ा जाता है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। अब 5 क्या नाम लिखे हैं मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक बार याद दिलाती हूं। एडिशन में क्या करते थे हम? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ कोल्ड KMnO4, सब में एक ही चीज हो रही थी, पाई बॉन्ड तोड़ दो, Br Cl Cl, OH OH, HH लगा दो। इन पांचों में एग्जैक्टली सेम होने वाला है। हेलोजिनेशन का क्या मतलब होगा बच्चों? H हटा के हेलोजन लगा दो। नाइट्रेशन का क्या मतलब होगा? H हटा के NO2 लगा दो।
एल्काइलेशन का क्या मतलब होगा? H हटा के कोई भी एल्काइल लगा दो, जैसे कि CH3, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सारे। एसाइलेशन का क्या मतलब होगा? अभी बताऊंगी। सल्फोनेशन का क्या मतलब होगा? सल्फ्यूरिक एसिड वाला ग्रुप, शायद कुछ ऐसा ही, अभी तो सुन के यही लग रहा है। बस यही मेहनत है अब मेरी। ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता होगा, इसका मैकेनिज्म होता कैसे होगा, सारा रिएक्शन ई ई करके पढ़ाएंगे, कि आप ये टेंशन ना लो नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, या हेलोजन, या एल्काइल। ये टेंशन आप आखिरी स्लाइड में समरी में लेंगे कि ई की जगह ये कर दिया तो ये। अभी सिर्फ ई सोच के चले। तो मैकेनिज्म क्या है मेरा, और इसको जरूर मैं आपको नोट करने को कहूंगी, अभी नहीं। बीच की 2 स्लाइड मैंने नहीं आपको नोट करने दी, उसके लिए आप एक पेज छोड़ सकते हैं। इसको अभी नहीं, मैं टाइम दूंगी पढ़ाते ही, खत्म करते ही। सबसे पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो बेंजीन पे अटैक करने के लिए तुम इलेक्ट्रोफाइल लाओ, फिर बात करेंगे बेंजीन पे कहां गया, कैसे गया, एच को कैसे धक्का दिया। तो अगर मेरे को वो 5 जो है यहां से स्टार्ट है, अगर मेरे को करना है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन करना है तो मेरे को BrCl, फ्लोरीन कोई चांस नहीं। तो मेरे को ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, कुछ भी करना है, पहले मेरे को क्या करना है, ये लाना पड़ेगा जी। आप Cl नेगेटिव नहीं ला सकते। तो मेरे पास एक सजेशन आता है, हेलोजिनेशन करना है ना, हेलोजन ही तो चाहिए, बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ एसिड है, मेरे लैब में पड़ा हुआ है, HCl दे दो। HCl में आपको पहले ही पता है Cl पे क्या चार्ज है, और तुम्हें Cl क्या चाहिए, एज इलेक्ट्रोफाइल, धक्का मार के बाहर निकलेगा ये गया ना Cl नेगेटिव बेंजीन रिंग के पास, बेंजीन रिंग ने आसपास फटकने भी नहीं देना, तुम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। HCl फेल हो गया, फिर किसी ने आइडिया दिया NaCl दे दो, कोई रिएक्ट भी नहीं करता, बढ़िया है, जाके सॉल्यूशन में टूटेगा। NaCl से क्या बनेगा, फिर Cl नेगेटिव। तुम कोई ऐसा एजेंट ला ही नहीं सकते जिसमें Cl पॉजिटिव हो। तो मेरे लिए हाँ, वो HOCl आ सकता है, मुझे पता है, लेकिन वो काम पूरा नहीं करेगा ना, मैं वो भी बता रही हूँ। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, उस सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम हम बता पाए ना बता पाए। महंगा बहुत होगा, रख नहीं सकते उसको, फट जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मैंने जो समझाने की कोशिश करी, तुम अपनी मर्जी से रिएजेंट नहीं ला सकते, हर रिएजेंट का एक रोल है। तो मैंने तो लिया Cl2, ये कौन सा आसान था अरेंज करना। Cl2 आप एल्केन की हेलोजिनेशन में यूज कर चुके हो। उसको जब तुमने HNu दिया था तो क्या हुआ था, फ्री रेडिकली बॉन्ड टूटे थे, होमोलिटिक फिशन हुआ था, 2 रेडिकल बने थे। अब के क्या हुआ, मैंने Cl2 को दिया एनहाइड्रस AlCl3। एनी वन लाइन अबाउट AlCl3, शूट, एनीथिंग अबाउट AlCl3। यस, पहले आंसर बेसिक ढूंढो बच्चों, सबसे बड़ी की। जिसको केमिस्ट्री में PhD करनी है उसकी अप्रोच अलग है, और जिसको जेई क्लियर करना है उसकी अप्रोच अलग है। पहले फंडामेंटल बेसिक पे आओ। ये लोइस एसिड है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जो तुमने ब्रिज बॉन्ड बोला, उसको मैंने मना इसीलिए किया, मेरे को वो फैसिलिटी यहां यूज नहीं होनी, उल्टा वो खिलाफ जाएगी मेरे, अगर मैंने ब्रिज बॉन्ड वाली बात बोली तो। इसीलिए मैंने AlCl3 लिखा है, मैंने Al2Cl6 नहीं लिखा। यस, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इस चक्कर में अपने ही जैसे एक और AlCl3 के साथ बॉन्ड बना के ब्रिज बॉन्ड में हमने किया है, बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग में ये बात हुई है, वो मेरा इंटरेस्ट अभी नहीं है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मेरे को किसी ने एनहाइड्रस AlCl3 दिया तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं, उसका एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, उसके चक्कर में Cl2 से वो क्या कहेगा, वो ये अभी थोड़ी देर में नोट कराऊंगी बच्चों, ये पूरा समझ लेना, दिस इज की। और ये 12th के हर चैप्टर में है। ये क्या करेगा AlCl3, भाई मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, मुझे एक Cl पूरे बॉन्ड पेयर के साथ चाहिए, मेरे को ऑक्टेट पूरा करना है। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। मेरे को मेरा एल्यूमिनियम ने कहा ऑक्टेट पूरा करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ने तय किया आपका हेट्रोलिटिक फिशन होगा। सो नाउ बी प्रिपेयर्ड। Cl2 के साथ मैंने दिया HNu, तो ये होगा। Cl2 के साथ मैंने दिया, मतलब Cl2 के साथ HNu दिया है तो रेडिकल्स बनेंगे। Cl2 के साथ मैंने डार्क लिखा है, रेडिकल्स नहीं बनेंगे।
CCl4 दिया है नहीं दिया पता नहीं, लेकिन रेडिकल्स नहीं बनेंगे। और Cl2 के साथ मैंने एनहाइड्रस AlCl3 लिखा है, मजाल है जो रेडिकल बने। कौन बनेगा? हेट्रोलिटिक फिशन की वजह से मेरे को पहली बार आज पता चलता है भाई Cl पॉजिटिव भी बन सकता है। ये तो बनाना आना चाहिए मेरे को। तो मैं कोई भी लुईस एसिड दे दूं, कोई भी दे दूं, यस। अब मैं AlCl3 की जगह AlBr3 दे दूंगी, मैं FeCl3 दे दूंगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो डी ऑर्बिटल पूरा ही खाली पड़ा है, अगर मतलब पूरा तो नहीं बट एटलीस्ट पार्शली फिल्ड तो है। कोई D3 D4 D5 D7 D8 मिलते रहेंगे तुमको, उनके पास खाली जगह है, वो आएंगे एवं इसको तंग करने, आजा बेटा एक Cl को लेके चलते हैं, यस ले जाओ, मैं Cl पॉजिटिव बना के ढूंढ लूंगा आसपास किधर जाना है। इस तरह से हेलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो हेलोजिनेशन का इंतजाम तो हो गया, मैंने 5 लिख रखे थे। अगला इंतजाम किसका करना है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन सोचते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं उससे आपको याद कराऊं। मेरे दिमाग में मतलब अगर मैं आपकी जगह हूं तो क्या आएगा? नाइट्रो ग्रुप, ये जा रहा होगा, यस, यही जाएगा नाइट्रेशन करने। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप का मतलब NO2। तो HNO2 दे देते हैं, अच्छा खासा एक बड़ा रिएक्टिव एसिड है। तो अगर मैंने HNO2 देने की सोची, फिर वही समस्या, NO2 क्या बनेगा? बनेगा जरूर नेगेटिव। नेगेटिव NO2 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को NO2 कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो उसके लिए, और ये कोई 5 मिनट में नहीं हुए, सालों साल लगे ये मेथड्स निकालने में कि क्या करें। सब तरह की चीजें लगाने के बाद आया होगा अच्छा ये करते हैं। पहले तो मैं लेके आई, ध्यान देना, अब आपसे सवाल पूछूंगी, HNO3। और मैंने साथ में लिया, ऊपर लिखा हुआ है आपके नोट्स के लिए, H2SO4। मैं आपको एक बात कहूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉरी किया है, एक एसिड है तो सामने वाले को मजबूरी में क्या बनना पड़ता है? बेस। और तब भी मैंने कहा था ऐसे ऐसे एसिड जो तुम एसिड मानते हो वो बेस बनते हैं, सामने कौन खड़ा है उस पर डिपेंड करता है। इफ दिस विल बिहेव एज एसिड, तो इससे एक H+ जाएगा, और क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव, वो एसिड का कॉन्जुगेट बेस कह सकती हूं। इससे क्या निकलेगा? OH। अब इससे OH नेगेटिव निकालूं तो क्या बचता है? इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, मिलके क्या बनाएंगे? मेरा टारगेट अचीव। NO2 एज पॉजिटिव मैंने टेस्ट ट्यूब में जनरेट किया, बेंजीन पहले ही डाल रखा है, शूट करेगा जाएगा बेंजीन के पास। पहली तो मेरा मुसीबत थी, मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रही हूं। फिर आता है तीसरा काम, ये यहां से आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। देखना क्या बनेगा? एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड ले लो, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल जो मर्जी ले लो, CH3Cl ले लिया मैंने। इसको फिर कौन दे दिया? अब ये AlCl3 क्या करेगा भाई? डेफिशिएंट हूं मैं तो, मेरा तो एक ही काम है, मेरे को अपना ऑक्टेट करना है पूरा। अब जब अपना ऑक्टेट पूरा और एनहाइड्रस नहीं लिखा तो ये नहीं होगा, क्योंकि वाटर, एनहाइड्रस का मतलब है वाटर नहीं है, वाटर है तो वही अपना लोन पेयर देके इसको सेटिस्फाई करे बैठा होगा, फिर नहीं ये बॉन्ड तोड़ेगा। इफ एनहाइड्रस इज नॉट रिटन, दिस इज नॉट द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ एनहाइड्रस तो कंपलसरी है, चलो वो मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए मैं बार बार ना बोलूं उसको तो बेटर रहेगा। क्या लिखूं यहाँ पे? CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। नीचे क्या है? फिर से कुछ ऐसा ले आई, पता नहीं नाम क्या है इसका, आई डोंट नो, बट फिर से मैंने कुछ लिखा, एल्काइल हैलाइड तो नहीं है। इस ग्रुप को कहते हैं एल्काइल, जो एल्केन का एक H हटा के होता है। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल। ये ग्रुप क्या कहलाता है? R इज एल्काइल, RCO इज एसाइल। एसाइल टर्म अब शुरू होगा, 12th में इस्तेमाल होगा। एसाइल 11th में नहीं इतना इस्तेमाल होता, एक ही बार आया, 12th में दबा के इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं कहूं यहां पर ये एसाइल है, मुझे ये तैयार करना है बेंजीन पे भेजने के लिए, फिर वही कर दूं मैं तो। मेरे पास तो एक तुर्प का इक्का आ गया, एनहाइड्रस AlCl3 दिए जाओ, यस वही कर रहे हैं हम इतनी देर से। तो मैंने क्या दिया? एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर इसको मैंने एनहाइड्रस AlCl3 दिया, तो अगेन वही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, रेडी टू शूट एट बेंजीन। सल्फोनेशन नहीं बताने की, मैं कभी भी नहीं बताती, बहुत इजी है, खुद देखते हैं, एक तो खुद ही देखेंगे। इस तरह से पहला स्टेप हुआ मेरे पास खत्म, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसे नोट करिए, बीच का एक पेज छोड़ दीजिएगा, वो आप कर लेंगे, बेंजीन का एडिशन और वो सब। इलेक्ट्रोफिल एक पूरा पेज छोड़ दीजिएगा अपने रजिस्टर का, इसे नोट करिए, ये मेरे को संभालना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 1, 4 के लिए मैंने लिखा है, 5वां आप अपने आप देखेंगे। सबसे पहला हेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 और कोई भी लोएस एसिड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी लोएस एसिड। तो जब आप लिख रहे हैं तब मैं लिख सकती हूं यहां पे, ये क्या है? लोएस एसिड। तो यानी यहां पे कोई भी लुइस एसिड ला सकती हूँ। FeBr3, यस। अकेला Fe, यस। ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले लुइस एसिड हैं। तो कल को अगर आप Cl2 के साथ FeBr3 अकेला Fe भी देखें तो भी आप यही पकड़िएगा कि वो हेट्रोलिटिक फिशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो हेलोजिनेशन, देन कम्स नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी नोट हो गया, एल्काइलेशन भी हो गया, और अब आई होप एसाइलेशन भी हो जाना चाहिए। मैंने पिंक कलर से कुछ नाम लिखा हुआ है। ये दोनों रिएक्शन एक फेमस नाम से जाने जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। I am talking about this, rather I was talking about this when I was telling you कि 12th क्लास के हर चैप्टर के एंड के 2 पेज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे डेडिकेट किए हुए। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 बदल के कुछ और कर दिया तो वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा। जब नेम रिएक्शन है आप कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन अगर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में है तो उसको, दोनों को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आ गया सबकी कॉपी में ये वाला? तो एक चीज सुन लीजिए, एल्काइलेशन को मैं क्या बोल सकती हूं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन को मैं क्या बोल सकती हूं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको जो सब्जेक्टिव डीपीपी दी गई है उसमें ये सारे के सारे रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस पूछे गए। जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब्जेक्टिव टेस्ट देने आएंगे, मेरे पास 1 घंटे से ऊपर का टेस्ट नहीं है, तो पहला 1 घंटा यही कन्वर्जन्स और यही चीजें बार बार कुछ इसी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करूंगी कि आपको एक बार और डिस्कशन का मौका मिल जाए, क्योंकि एक बार में चीजें नहीं आती। फर्स्ट स्टेप डन विद एवरीबॉडी, परफेक्ट। कि प्रिडिक्ट प्रोडक्ट जो हर हर टॉपिक के बाद मैंने कराया ही है, इसके थोड़े ज्यादा इजी होंगे, बट एनीवेज। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? लिखना मत, क्योंकि कुछ बना ही नहीं रखा, पूरा बनाने तो फिर लिखना। अभी तो आधा अधूरा सा है, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराए बच्चों हम लोग, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव। सल्फोनेशन का मैंने बताया नहीं। इन चारों में से जो भी मर्जी प्रोसेस तुम कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करा पड़ा है टेस्ट ट्यूब में। 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं, एक में मैंने Cl पॉजिटिव जनरेट किया, एक में मैंने NO2 पॉजिटिव, एक में मैंने मिथाइल पॉजिटिव या कह लीजिए एल्काइल पॉजिटिव, एक में एसाइल पॉजिटिव। चारों में अलग अलग काम तो एक ही हो रहा है। चारों की चारों इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जा रहे हैं? बेंजीन पे अटैक करने। अब हम तब अटैक करेंगे, क्यों भाई? हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ दिख रहा है हमको, है हमें देने को। उस लालच में इलेक्ट्रोफाइल चला तो गया। अब अगली समस्या, जैसे इलेक्ट्रोफाइल गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट डिनाई एंट्री बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। वो होना नहीं चाह रहा, बात अलग है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये डिनाई तो नहीं कर पाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, इसको अपना एक, मेरे थोड़े हाथों को देखना जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूं, इसका जो ये एक बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड को खुलना पड़ गया। ये वाला एक बॉन्ड चेक, इस बॉन्ड को ओपन होना पड़ गया। मजबूरी थी, इलेक्ट्रोफाइल को जगह चाहिए थी। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये हुआ ओपन। ओपन होते ही अब यही होगा, खुल के यही आएगा,
ठीक है, इस बॉन्ड को मैंने ओपन किया तो इस कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने होने दिया, ठीक है कर देते हैं जी, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोफाइल है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, वो अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने आया है। तो जैसे ही मैंने बॉन्ड ओपन किया ये बन गया, लेकिन जिससे तुमने छीना उस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। फिर मेरा सवाल आता है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन क्यों ले रहा है, मना भी तो कर सकता था, क्यों ले रहा है, बट हो रहा है तो मेरे को वजह तो ढूंढनी पड़ी। तो अब हम उसको समझाने के लिए चलते हैं कि जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, इसको पता है कि यहाँ पर कोई है, इसको डीलोकलाइज करने को, तो यहाँ पर जो है इसको डीलोकलाइज करने को, उसको जाना पड़ा डीलोकलाइज करने। यहां सब कुछ सेम एज इट इज गया। फिर ये कार्बन क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट रेडी, ठीक है। तो दिस, अब के पॉजिटिव चार्ज फिर किधर जाएगा, इधर। यहां पे जो चीज थी ये खेल चलता रहा, ये डीलोकलाइज होता रहा। क्यों आखिर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग को अटैक कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन। कार्बोकेटाइन को कुछ तो स्टेबलाइजेशन मिल रही थी, इसीलिए उसने एक बार अटैक तो करना था, अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया, मिल रही थी। बट सून बेंजीन रिंग विल रियलाइज, गिव मी माई रिंग बैक, मेरे को मेरी एरोमेटिसिटी वापस चाहिए। उसको तो मैं नहीं लूज कर सकता, किस लिए, तुम्हारे डीलोकलाइजेशन के लिए नहीं, आई नीड माई रिंग बैक। तो तीसरा स्टेप, ले लो भाई अपना रिंग वापस ले लो। उसके लिए ये कहेगा निकलो बाहर, गिवन अ चॉइस, कौन निकलेगा बाहर, उसका नेचर है, गिवन अ चॉइस। अब क्या होगा, दिस एच विल से ओके, टेक योर बॉन्ड बैक, आप अपना बॉन्ड वापस लीजिए, मैं एज प्रोटोन बाहर जा रहा हूं। इस चक्कर में ई को जगह मिल गई। अब तुमसे मैं मैकेनिज्म पूछूं हेलोजिनेशन का, तो तुम क्या करोगे, तुमसे अगर हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म पूछा जाए, स्टेप 1 क्या दोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, AlCl3 के साथ Cl2। दूसरा स्टेप तुम क्या दोगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे, कि ये हो पाया कुछ सेकंड्स के लिए। तीसरा स्टेप क्या दोगे, अब उसमें ई की जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, Cl या Br। तीसरा स्टेप क्या करोगे। अब मेरे को समस्या है स्टेप्स के नाम देने हैं। आप लोग कुछ नामकरण करें, ऐसा नाम हो जिससे पता चल जाए, याद हो जाए इसमें हो क्या रहा है, या इसमें क्या मेजर चीज थी, अट्रैक्शन क्या था इसका, कोई नाम सजेस्ट करो स्टेप का। 12th में जितने भी मैकेनिज्म आते हैं इसमें नाम बच्चों से सजेस्ट कराती हूँ, फिर बताती हूँ क्या देना चाहिए था। इसमें क्या ऐसी चीज हो रही है जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा है, कार्बोकेटाइन, हीरो ऑफ दिस रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो मेरे को यहां बता सकती हूं मैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जिससे मेरे को पता चले मेरे को करना क्या है अगले स्टेप में, नाम ऐसा होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये होगा जी इसका नाम। बात तो सही है, इसका नाम अब तुम बताओ, एक मैंने करवा दिया तो थोड़ा पता लग जाता है, अच्छा नाम क्या करना चाहिए, क्या करूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं हुआ है, प्रोटॉन रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन तो अलग बात होती है, प्रोटॉन अलग बात होती है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा जी, रिमूवल ऑफ वाटर को क्या कहते थे, डिहाइड्रेशन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को क्या कहेंगे, बहुत मिलना है ये नाम अगले साल। डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या था, डीप्रोटोनेशन। अब करिए नोट, ये 12th में बहुत होगा, वहां मत पूछना मैकेनिज्म बता दो,